कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005, और उसके तहत जो रूल्स बने हैं जो कि प्रोसीजर को डिफाइन करते हैं वो है पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2009। 2005 में कानून बना और 2009 में उसके रूल्स बने। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ का ऑब्जेक्टिव क्या है? मैंने जो अपने असातिज़ा से सीखा कि कानून पढ़ना कैसे है। आप लोगों को कानून पढ़ना आना चाहिए। जब आप किताब खोलें तो आपको पता होना चाहिए कि किताब है क्या, बोल क्या रही है। किताब अपने मतलब खुद बताएगी। जब आप कानून का टाइटल देखते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आपको इनका एक एक वर्ड बता रहा होगा इस कानून में बात क्या की जाने वाली है। जब इधर कहा गया कि ये पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, इट मींस कि यहां से एक इन्फ्रेंस ड्रॉ होती है कि हम पंजाब के कानून की बात कर रहे हैं। और वो कानून किस चीज का है? कंज्यूमर के तहफ्फुज का, सारिफ के तहफ्फुज का कानून। जब आप ये माइंड सेट लेके जाएंगे और पढ़ने लगेंगे कानून को, तो आपको बेहतर तरीके से पता चलेगा कि कानून आगे क्या कहने वाला है। फिर आप अपनी कॉमन सेंस डिवेलप करते हैं, और कॉमन सेंस अप्लाई करते हुए जब आप कानून को पढ़ते हैं तो कानून आपको बेहतर तरीके से अपने मानी खोल के बता रहा होता है। सो जब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करते हैं तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर हमने देखा कि इसका प्रीएम्बल जो है वो एक्सप्लिसिट है, वो सब बातें खोल देता है, वाजे कर देता है। और वो बातें क्या है कि ये कानून बनाया गया है प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, सार्फिन के हकूक का तहफ्फुज और उसको प्रमोट करने के लिए ये कानून बनाया गया। ये कानून बनाया गया 1985 की गाइडलाइंस थी यूनाइटेड नेशन की ऑन कंज्यूमर राइट्स। ये उन कानून उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए बनाया गया। अब मैंने जब आपको कहा कि केस लॉज की अगर हम बात करें तो केस लॉज हमें स्कोप या बियॉन्ड कर देते हैं या लिमिट कर देते हैं स्कोप। तो अगर आप देखें तो सेकंड पोर्शन में मैंने केस लॉ लिखा हुआ है 2022 CID 638। इट्स अ रीसेंट केस लॉ जिसके अंदर बताया गया है कि ये कानून सिर्फ और सिर्फ कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, सार्फिन के हकूक के तहफ्फुज के लिए नहीं है। आप थ्रेड को देखते हैं ना, थ्रेड के दो एंड्स हैं। एक एंड पे आप कंज्यूमर को देख रहे हैं और दूसरे एंड पे आप बिजनेस को भी देख रहे हैं। ये नहीं है कि आपने कोई 250 साल पुरानी चीज ली हो और 250 साल पुरानी चीज को आपके जो दादा परदादा ले गए हैं आप उसका क्लेम अब कर रहे हैं। आपने पैनासोनिक का टीवी लिया था, पैनासोनिक का टीवी आपने 1985 के अंदर लिया और वो पैनासोनिक का टीवी जो है वो अब आपके लिए खराब हो चुका है। तो आपने कहा चले मैं पैनासोनिक की कंपनी को सू करता हूं। तो वो सू करने के लिए एक टाइम लिमिटेशन भी दी गई है। तो आपने बिजनेस को हैम्पर नहीं होने देना कि आप टाइम बाद क्लेम भी ले। तो दो थ्रेड्स के दो एंड्स हैं, एक है कंज्यूमर की प्रोटेक्शन और दूसरा है बिजनेस को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट टाइम बाद क्लेम। ये था इसका मेन ऑब्जेक्टिव। इस कानून का मेन ऑब्जेक्टिव कि कंज्यूमर के तहफ्फुज की बात करनी है हमने, उसके राइट्स को, उसके हकूक को देखना है हमने कि मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं, किस चीज के खिलाफ हम जा सकते हैं, क्या हम मैन्युफैक्चरर के खिलाफ भी जा सकते हैं या हम जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ भी जा सकते हैं, हम कब कंज्यूमर बनते हैं। तो ये सारी चीजें देखनी है। आप लोगों की नजर में, इफ यू मे अलाउ मी टू आस्क अ क्वेश्चन, आप लोगों की नजर में कंज्यूमर कौन है? विदाउट टेक अ साइड ऑफ दिस स्लाइड आप बताएंगे। और कोई? अच्छा, कंज्यूमर किस तरह के होते हैं, कितनी तरह के होते हैं? एक ही कंज्यूमर होता है या मुख्तलिफ तरीके के कंज्यूमर भी होते हैं? मैं पीछे वालों से भी पूछ सकता हूँ। एग्जैक्टली। जब हम पर्सन की बात करते हैं ना तो पर्सन के अंदर हर वो शख्स आ जाता है जो नेचुरल पर्सन भी है और जो आर्टिफिशियल पर्सन भी है। आर्टिफिशियल पर्सन कौन है? जो कि पर्सन से हट के अपनी एंटिटी रखता है। तो कंज्यूमर के कानून के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट बताए गए कि आप कब कंज्यूमर के लिए क्वालिफाई करते हैं, और ये वो थिन लाइन है जो आप लोगों को बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर पता होनी चाहिए। ये आपका डिफेंस भी बनाएगी, ये आपका अटैक भी बनाएगी।
ये आपका डिफेंस भी बनाएगी और ये आपका अटैक भी बनाएगी। अगर आप लोग किसी कंपनी के रिटेनरशिप पे चले जाते हैं तो ये डेफिनेशन आपको वहां पे प्रोटेक्ट भी करेगी। अगर आप कंपनी की रिटेनरशिप पे नहीं जाते और आप किसी अपने खानदान वालों के बंदे, जैसे सारे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारा घर का टीवी लिया, वॉशिंग मशीन ली, वो खराब होगी, इसके खिलाफ कुछ करो, कोई लीगल नोटिस भेजो, तुम किस बात के वकील हो? तो वो जिस बात के वकील है वो इसी बात के वकील है कि हमें पता होना चाहिए कि आया हमारे घर वाले जो है वो या हमारे खानदान वाले वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल करते भी हैं या नहीं। जब हम कंपनी की तरफ से होंगे तो हम देखेंगे कि आया जो हमारे खिलाफ क्लेम लेके आया है क्या वो कंज्यूमर की डेफिनेशन के अंदर फॉल भी करता है या नहीं करता। अब हम वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ते हैं क्योंकि जरूरी है इसको वर्ड बाय वर्ड पढ़ना। मैंने एम्फेसिस ऐड कर दी है, मैंने फोकस कर दिया है, जिन वर्ड्स के ऊपर हमने फोकस करना है वो आप देख लीजिएगा। सेक्शन 2C ऑफ द एक्ट है जो कि रेगुलेट करता है, कंज्यूमर की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन और एंटिटी। पर्सन अ सिंगल इंडिविजुअल, एंटिटी जैसे उधर भाई ने कहा कि एंटिटी कोई कंपनी भी हो सकती है, कोई ऐसा बंदा जिसकी अपनी शनाख्त हो, कोई ऐसा आर्टिफिशियल बंदा जिसकी अपनी शनाख्त हो जैसा कि कंपनी। बायज और ऑब्टेन्स ऑन लीज, बायज और ऑब्टेन्स ऑन लीज। आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अपनी प्रैक्टिस के अंदर, अपनी स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा। कितनी तरीके के मोड्स हैं किसी चीज को डिस्पोज ऑफ करने के। कोई प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करने के कितने? गिफ्ट, सेल, मॉर्गेज, एक्सचेंज और एक्सचेंज मैंने बता दिया। तो ये 4-5 तरह के मोड्स हैं। इधर उन्होंने क्या कहा कि 2 बायर्स और लीज। आप खरीदते हैं या कोई चीज रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, तो आप कंज्यूमर बनेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ काफी है? नहीं। एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज, फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन होना जरूरी है, तभी गिफ्ट को पुस्ट कर दिया गया, यहां से निकाल दिया गया कि कंसिडरेशन क्या है। इधर डिफाइन नहीं किया गया कि कंसिडरेशन क्या है, लेकिन आपने देखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी है। आप वहां से भी कंसिडरेशन की डेफिनेशन इंपोर्ट कर सकते हैं, ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, आप कहीं से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, और हमारी कोर्स इसी तरह से ही इंटरप्रिटेशन करती है। अब उन्होंने एक्सटेंसिव मीनिंग दे दिया। ये देखें कि कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि व्हेन द वर्ड इज यूज्ड मीन्स, इट मीन्स के स्ट्रिक्ट मीनिंग दिया गया कि जो कह दिया गया है वही मतलब है, वही एग्जॉस्टिव मतलब है जो कुछ उसके अंदर मेंशन कर दिया गया। लेकिन जब वर्ड इंक्लूड आता है तो उसका मतलब ये होता है कि जनरल मीनिंग तो है ही है, साथ ये जो हम बता रहे हैं ये भी इंक्लूडेड, राइट। तो मीन्स, ये एक रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि मीन्स एक्सटेंसिव है, रिस्ट्रिक्टिव है, और इंक्लूड्स एक्सटेंसिव, राइट। फॉर अ कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी यूजर ऑफ सच प्रोडक्ट। मैं अपनी बेगम के लिए एक वॉशिंग मशीन लेके आता हूं, मैं खुद तो नहीं इस्तेमाल कर रहा, इस्तेमाल कौन कर रहा है? मेरी वाइफ कर रही है। और मेरी वाइफ को पता चलता है कि ये प्रोडक्ट खराब हो चुकी है, तो क्या वो कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा सकती? वो जा सकती है, इसके तहत वो जा सकती है। बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन। दिस इज द मोस्ट रेलिवेंट थिंग जो कि आपको आनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए कि कल जब आप लोग प्रैक्टिस के अंदर जाएंगे तो ये सिर्फ एक लाइन आपका डिफेंस बन जाएगी। But does not include a person who obtains a product for resale or commercial purpose। कि जब वो रीसेल के लिए, जैसे मैं एक इंपोर्टर हूं, मैंने बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट की और मैंने आगे बेचनी है, ऑब्वियसली मैंने अपना बिजनेस चलाना, सो आई एम नॉट द कंज्यूमर, राइट। मैंने इंटरनेट सर्विस लगाई घर में, मैंने लिया ब्रॉडबैंड लिया पीटीसीएल से, और मैंने अपना राउटर बना के मैंने पूरे मोहल्ले को तकसीम करना शुरू कर दिया इंटरनेट। आई एम नॉट द कंज्यूमर बिकॉज आई एम यूजिंग दैट सर्विस फॉर कमर्शियल पर्पसेस। आई एम परचेजिंग, आई एम इंपोर्टिंग दैट व्हीकल फॉर रीसेलिंग, राइट। तो रीसेलिंग और जहां पे कमर्शियल पर्पज आएगा वहां पे आप कंज्यूमर नहीं रहेंगे। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट पर्टिनेंट डिफेंस इन योर केस, राइट। और ये आपको पता होना चाहिए कि जब ये मामला आएगा, फॉर एग्जांपल अगर एक इंपोर्टर है, उसने इंपोर्ट किया है, तो वो कंज्यूमर है ही नहीं, तो वो कहां पे जाएगा?
वो तो कंज्यूमर कोर्ट में जा ही नहीं सकता, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएगा, वो कोर्ट ऑफ अल्टीमेट ज्यूरिसडिक्शन सिविल कोर्ट के अंदर जाएगा, क्योंकि यहां पे उसको कोई इख्तियार नहीं मिला कि वो कंज्यूमर कोर्ट को की ज्यूरिसडिक्शन को इन्वोक करे। अब हम आते हैं दूसरी जो इसकी डेफिनेशन है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर। हायर्स एनी सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन, किसी की सर्विसेज, किसी की फैसिलिटी लेना, राइट, कोई एडवाइस लेना। आप मैरिज हॉल से प्रोडक्ट्स तो नहीं लेते, आप क्या लेते हैं मैरिज हॉल से? सर्विसेज। तो सर्विसेज लेना, लेकिन फॉर अ कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगी। ये क्योंकि कानून जो है कॉन्ट्रैक्ट से निकली है, तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो यहां पे साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशियरी ऑफ सच सर्विस, कोई उस सर्विस से बेनिफिट ले रहा है, मेरे घर वाले ही क्यों ना हो, तो वो भी इसमें फॉल करेंगे। एक केस हम आगे जाके पढ़ेंगे जिसके अंदर बेटे के एडमिशन के डॉक्यूमेंट्स थे, भिजवाए मां ने, बेटे के एडमिशन के डॉक्यूमेंट से भिजवाए मां ने, और मां लेके चली गई क्लेम, मां क्लेम लेके चली। तो उन्होंने कहा कि डैमेज तो बेटे को हुआ जिसका एडमिशन नहीं हुआ, टीसीएस के खिलाफ, टीसीएस वर्सेस हमीदा बेगम। टीसीएस ने कहा कि ये तो बेटा था जिसने सर्विसेज से जिसको डैमेज पहुंचा है, ये मां तो नहीं है। तो उन्होंने कहा मां भी बेनिफिशियरी है। सबसे पहले तो मां ने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि ये एडमिशन पेपर्स जो है फलां तारीख को पहुंच जाने चाहिए, राइट, वो नहीं पहुंचते तो मां भी बेनिफिशियरी है। सो इट्स एन एक्सटेंसिव मीनिंग ऑफ द डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं जो कि कमर्शियल पर्पस को डिफाइन करते हैं। अब क्या हर कमर्शियल पर्पस जो है वो हमें एक्सक्लूड कर देगा कंज्यूमर की डेफिनेशन से? नहीं। अब यहां पे डेफिनेशन के अंदर एक्सप्लेनेशन उन्होंने स्पेसिफिकली दी, कमर्शियल पर्पस डज नॉट इंक्लूड यूज बाय अ कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट बाउंड and used by him only for the purpose of his livelihood as a self-employed person। मैंने एक गाड़ी परचेज की, आजकल आपने देखा है उबर, कारीम के ऊपर लोग गाड़ियां अपनी चला रहे हैं। मैं बीइंग सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, मैं अपने घर के रोजगार के लिए वो गाड़ी चला रहा हूं, तो आप क्या उसको कमर्शियल पर्पस का नाम दे देंगे? नहीं। हाँ, अगर मैं वो गाड़ी किसी और को दे देता हूं, एक्स बंदे को दे देता हूं कि आप चलाओ और मुझे खुद भी कमाओ, मुझे भी प्रॉफिट देते रहो, तो वो क्या होगा? वो कमर्शियल पर्पस होगा। लेकिन जहां मैं प्रोडक्ट को अपने यूज के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं, अपने यूज में लेके आ रहा हूं और अपना लाइवलीहुड में अर्न कर रहा हूं, तो वहां पे ये कमर्शियल पर्पस नहीं होगा और मैं कंज्यूमर करार पाऊंगा। अब कंज्यूमर और कमर्शियल पर्पस को एक्सप्लेन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है 2016 CLC 1145। मेरा मकसद यहाँ पे आने का ये नहीं था कि मैं सिर्फ आप लोगों को स्टैट्यूट पढ़ा के चला जाऊं। मेरा मकसद ये है कि आप जब यहां से निकलें तो एटलीस्ट आपको कंज्यूमर कोर्ट की केसेस के ऊपर इतनी ग्रिप हो कि आप कल जाके वहां पे आर्ग्यू कर सके, आपको आपके अटैक्स भी पता हो, आपको आपके पॉइंट ऑफ डिफेंसेस भी पता हो, और आपको हर वो लिटिग्रिटी पता हो इस कंज्यूमर लॉ की जो आपकी लिटिगेशन के अंदर हेल्पफुल होगी। तभी ये बार वोकेशनल कोर्स का जो पर्पस है वो फुलफिल होगा। अदरवाइज तो कानून तो आप अपने लॉ कॉलेजेस में भी पढ़ते हैं। दैट इज वाई मैंने इसमें बहुत ज्यादा केस लॉज डाले हैं जो कि आपके पढ़ने के लिए बहुत फ्रूटफुल होंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि कब हम कंज्यूमर बनते हैं, क्या स्कोप है मैन्युफैक्चरर का, क्या प्रोडक्ट कहलाता है। ये केस लॉ कहता है कि कंज्यूमर ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज सर्विसेज, द ऑब्जेक्ट ऑफ कमर्शियल पर्पस इज टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ द अंडरटेकिंग। आपने कोई प्रोडक्ट लिया या आपने कोई सर्विसेज ली, जैसे मैंने सर्विसेज ली, पीटीसीएल वालों की ब्रॉडबैंड ले लिया मैंने और मैं उनसे इंटरनेट ले रहा हूं, तो मैंने एक राउटर बना के जब मोहल्ले वालों को दिया तो मैं उसमें से प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, राइट। लेकिन जब मैं बीइंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं खुद ही इस्तेमाल कर रहा होता उसका और मैं खुद ही उस पर कोडिंग करके और बाहर फ्रीलांसिंग कर रहा होता, तो मैं कंज्यूमर ही होता। तो जहां मेरा पर्सनल लाइवलीहुड है, मेरा अपना रोजमर्रा का खर्चा अखराजात है जो मैंने कमाने हैं, वहां पे जब आएंगे तो आप कंज्यूमर हैं और प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। और जब आप कोई प्रॉफिट बना रहे होंगे और दूसरा भी प्रॉफिट बना रहा होगा तो तब आप कंज्यूमर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज आर एप्लीकेबल ऑन एंड कंज्यूमर्स, जो आखिर में है, जिनको अल्टीमेट बेनिफिट पहुंचना है उस प्रोडक्ट को, उस सर्विसेज को कंज्यूम करके, ये लॉ उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा।
अभी तक कोई क्वेश्चन? रिटेलर किस लिए आता है? रिटेलर का मतलब ही ये है कि उसने रीसेलिंग करनी है, राइट? जब उसने रीसेलिंग करनी है तो वो तो कंज्यूमर की डेफिनेशन से वैसे ही होस्ट हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो भी उन्होंने क्या करना है, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाई, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे रिटेलर्स को दी, रिटेलर्स ने आगे कंज्यूमर को दी, राइट? तो एंड कंज्यूमर के पास जो है वो ये इख्तियार है कि वो कंज्यूमर कोर्ट जाए इस कानून के तहत। सो वो अभी हम देखते हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आएंगे तो कौन कौन वो अशखास हैं जिनके खिलाफ हम जा सकते हैं। हु इज मैन्युफैक्चरर? आपका क्वेश्चन आ गया। मैन्युफैक्चरर कौन कौन है, किसे कहते हैं मैन्युफैक्चरर? हम आम मरा की जुबान में मैन्युफैक्चरर किसे कहते हैं? मुझे एंड से आवाज नहीं आ रही, साथ वाले भाई आपको पता ही नहीं मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन उन्होंने वाइड कर दी, बहुत वाइड की है कि आपका जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर कवर हो जाता है। कौन कौन है मैन्युफैक्चरर? इंक्लूड्स अ पर्सन और एंटिटी हु इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने में जिस बंदे का बिजनेस ही प्रोडक्ट बनाना है वो तो ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर होगा। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट किसे कहते हैं? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट कहते हैं प्रोड्यूसिंग, फैब्रिकेटिंग, कंस्ट्रक्टिंग, डिजाइनिंग, रीमैन्युफैक्चरिंग, रिकंडीशनिंग और रीफर्बिशिंग। वर्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि सिर्फ बना देना नहीं काफी। अब आप जाएं इधर मेयो हॉस्पिटल के पास, वहां पे प्रिंटर मार्केट है, वहां पे वो रिफर्बिश्ड आपको आर्टिकल्स देते हैं, प्रिंटर रिफर्बिश्ड देते हैं। लैपटॉप आप ऑफिस सेंटर जाते हैं, आपको रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स मिलते हैं। तो यहाँ पे रिफर्बिशिंग को भी उन्होंने कवर कर दिया, रीमेकिंग को भी, रिकंस्ट्रक्टिंग को भी उन्होंने कवर कर दिया। तो ये उन्होंने प्रोडक्ट्स की खासियत, जैसे घर है वो आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसे आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, फैब्रिकेट नहीं कर सकते। तो ये जो वर्ड इस्तेमाल हुए हैं, एक और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि आप हर वर्ड को सिमिलर मीनिंग नहीं देंगे, वरना वो वर्ड रिडंडेंट हो जाएगा। ये रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है कि जब कोई कानून के अंदर एक वर्ड स्पेसिफिकली यूज किया गया, उसका ये मतलब नहीं कि उसको पिछले के सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल किया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। उसको सिनोनिम के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया गया, उसका अपना एक मतलब है, लेजिस्लेचर की अपनी एक विजडम है उसको इस्तेमाल करने, राइट? तो यहाँ पे प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो फैब्रिकेट हो रहा है या वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब हम आ जाते हैं अगले कि मैंने बनवाया तो किसी और से, मैन्युफैक्चरर असल में कोई और है, लेकिन मैंने उसकी लेबलिंग कर दी। मैं ऑयल बनवा रहा हूं, ठीक है, लॉरी गेट से, लेकिन ऊपर मेरा क्योंकि गुलबर्ग में ऑफिस है, मैंने अपने ऑफिस का टैग लगा दिया, अपना ब्रांडिंग कर दी, तो मैं भी मैन्युफैक्चरर हूं। सिर्फ ये नहीं कि जिसने बनाया आप उससे जाके पकड़े, मैं प्रमोट कर रहा हूं इस प्रोडक्ट को, मैं बेच रहा हूं आपको, तो मैं भी मैन्युफैक्चरर हूं। एज अ सेलर एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। सर जी तुसी ले जाओ, बेफिक्र हो जाओ, साडी गारंटी है। आजकल मार्केट में यही होता है ना, ये कपड़ा खराब तो नहीं होगा, कपड़ा बन के आ रहा है चाइना से, थाईलैंड से बन के आ रहा है, सर जी कपड़े की गारंटी है, तुसी टेंशन नहीं लो। तो वो कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं कि इसका डिजाइन नहीं खराब होगा, ये कपड़ा नहीं खराब होगा, कुछ भी नहीं खराब होगा, राइट? अब आ जाते हैं असेंबल्स अ प्रोडक्ट। आपने देखा होगा कि ऑटो पार्ट इंडस्ट्री के अंदर, ऑटो पार्ट इंडस्ट्री में पाकिस्तान में तो प्लांट्स लगे ही नहीं हुए, यहाँ पे तो असेंबल होते हैं, बाहर से पार्ट्स बन के आए, यहाँ पे हमने असेंबलिंग की और असेंबलिंग करके हमने CD70 बेच दी, राइट? तो जब हमने CD70 बेची तो यहाँ पे जो असेंबल कर रहे हैं, क्या वो लोग मैन्युफैक्चरर नहीं? बजाते खुद इंजन जो है वो एक प्रोडक्ट है, लेकिन जब मैं इंजन को किसी मोटरसाइकिल में या मोटर कार के अंदर इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं मैन्युफैक्चरर नहीं रहूंगा? मैं मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में फॉल करूं। अब मेरे प्रोडक्ट का जो मैन्युफैक्चरर है वो है फॉरेन का, सैमसंग बन रहा है बाहर, आईफोन बन रहा है बाहर, मैं जाता हूँ ऑफिस सेंटर और मैं वहां से आईफोन लेके आ जाता हूँ और वो मुझे वारंटी कार्ड दे देते हैं,
सर जी वारंटी आपने हमसे क्लेम करनी है, आपने नहीं जाना अमेरिका, अमेरिका नहीं जाना और आपने जाके आईफोन वालों से एप्पल वालों से नहीं क्लेम करना, आपने मेरे से क्लेम करना। तो वो दुकानदार भी मैन्युफैक्चरर है जो कि एडमिनिस्टर कर रहा है वारंटी को, ठीक है। या मैं कोलैबोरेशन करता हूं एक फॉरेन कंपनी के साथ, बनाए आप बेचूंगा मैं, मेरी ऑनरशिप है उनके साथ, तो तब भी मैं मैन्युफैक्चरर कहलाऊंगा। तो प्रोडक्ट जहां पे है, प्रोडक्ट, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर, तीन चीजें याद रखेंगे आप, प्रोडक्ट, कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के दरमियान जो लिंक है वो किस चीज का है, प्रोडक्ट। अब हम प्रोडक्ट को देखते हैं कि प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट को डैमेज कैसे पहुंचता है। प्रोडक्ट को वही मतलब दिया गया है जो मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, आप लोगों ने पढ़ा होगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट के साथ आता है सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी, और उसके अंदर बताया गया है। तो अब आपको समझ जाना चाहिए कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो है, गुड्स किस चीज से रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। गुड्स किससे रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो प्रोडक्ट भी मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। हमारी सोच तो यही रुक जाएगी, लेकिन जब हम कानून पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रोडक्ट सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी तक नहीं है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी एक्सपेंड होता है। प्रोडक्ट हैज द सेम मीनिंग एज असाइन्ड टू द वर्ड्स गुड्स इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड इंक्लूड्स products which have been subsequently incorporated into another product। मैंने आपको मिसाल दी कि इंजन खुद बजाते खुद एक प्रोडक्ट है, उसको जब मैंने मोटरसाइकिल के अंदर डाला तो मोटरसाइकिल एक इंडिपेंडेंट प्रोडक्ट बन, तो मोटरसाइकिल इटसेल्फ भी प्रोडक्ट है। और एन इमूवेबल, वर्ड्स क्या इस्तेमाल हुए, और एन इमूवेबल, ये क्या बात हुई, प्रोडक्ट की तो बात हो रही थी, गुड्स की बात हो रही थी, सेल ऑफ गुड्स और डीली मूवेबल प्रॉपर्टी से करता है, अशिया खुर्दो नोश से, किससे करता है, अशिया खुर्दो नोश से। तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां से आ गई, कानून है। अब जब आपने वर्ड कंस्ट्रक्ट पढ़ा है, आप एक कॉन्ट्रैक्टर है, आप उसकी सर्विसेज हायर करते हैं, उस सर्विसेज के बाद आप कहते हैं ये दीवार टेढ़ी बना दी है, आपको घर बना बनाया मिला, दीवार टेढ़ी बना दी है, इसके डिजाइन में फ्लॉ है, एक जल्जला आएगा घर गिर जाएगा, तो मैं किसके खिलाफ जाऊंगा, सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ, उस कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी तो आती है। बट डज नॉट इंक्लूड्स एनिमल्स, जानवर हजरात नहीं होंगे। आप अगर बकरा मंडी जाते हैं और कहते हैं कि ये बकरा चलते चलते टुल मारता है, तो टुल मारने के आपको डैमेजेस तो नहीं मिलेंगे क्योंकि वो कंज्यूमर में आता नहीं है। वहां पे कंसेप्ट आ जाएगा किसका, मुश्तरी होशियार बाश, बायर बिवेयर, खबरदार। मुझे लगता था ये जो वर्ड है ना मुश्तरी होशियार बाश, ये पुलिस की परेड के अंदर इस्तेमाल होता है। जब मैं कानून में आया, कानून का तालिब इल्म बना, तो मुझे पता चला नहीं नहीं ये कानून का वर्ड है, मुश्तरी होशियार बाश, बायर बिवेयर, केवियट एम्प्टर। नेचुरल फ्रूट्स नहीं है, क्यों नहीं है, एनिमल्स क्यों नहीं है, जिंदगी का क्या भरोसा कब गुजर जाए, कभी भी मर जाते हैं, कोई वबा आ जाती है, बर्ड फ्लू हो जाता है। पेरिशेबल गुड्स है, फल जो है वो खराब हो जाते हैं। आपने सवाद से मंगवाए हैं सेब, यहां तक आते आते गल गए, अब भाई उस भेजने वाले का क्या कसूर। बीच में इतने अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आते हैं, कहीं पे बारिश पड़ रही है, कहीं पे धूप पड़ रही है, तो फोर्स मेजोर का कंसेप्ट कहां जाएगा। तो उन्होंने कहा ये खत्म ही करें, इस चीज को निकाल ही दें हम, और हम क्या करें, कंज्यूमर ये जो प्रोडक्ट है इसमें से नेचुरल एनिमल्स और नेचुरल फ्रूट्स वगैरह को निकाल देते हैं, और इनमें से जो रॉ मटेरियल निकलता है हम उसको भी निकाल देते हैं। लेकिन क्या नहीं निकलेगा, ये जो नेचुरल स्टेट के अंदर रहेंगे ना, गन्ने का रस निकाला तो छिलका रह गया, वो नेचुरल स्टेट के अंदर ही रह गया ना, लेकिन क्या उसमें से निकल गया, एक्सट्रैक्ट क्या निकला, जूस निकला, राइट। जो चीजें एनिमल्स और प्लांट से डिराइव होंगी वो प्रोडक्ट ही कहलाए जाएंगे। वरना तो आप दूध बेचने वाली कंपनीज के खिलाफ जाए ना, आप लेदर बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ जाए ना, आप नेस्ले के खिलाफ तो जा ही ना सके, आप ट्रॉपिका के खिलाफ तो जा ही ना सके। नेस्ले ने बना दिया नेस्वीटा, बोन स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग,
बोन्स वाकई में स्ट्रांग हो रही है या नहीं हो रही। अब ये तो किसी को मार मूर के पता चलेगा या हड्डी तोड़वा के पता चलेगा कि कितनी देर बाद टूटती है, लेकिन बिकॉज उन्होंने वहां पे कैल्शियम डाला हुआ है, विटामिन डाले हुए हैं जो कि बोन्स को स्ट्रांग करते हैं, यू हैव द अथॉरिटी कि आप उसको किसी लेबोरेटरी से चेक करवाएं। अगर लेबोरेटरी में पता चल जाता है कि ये सारा मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, फॉल्स है, डिसेप्टिव मार्केटिंग चल रही है, तो फिर आप उनके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, राइट। बच्चे ने दूध पिया, पेट खराब हो गया, दूध के डब्बे में से आपने वो डोनो वर्सेस स्टीवनसन पढ़ा होगा केस, जिसके अंदर से वो एक जो है ना स्नेल निकला था, बाकियात निकली थी उसकी, तो वो क्या था, यही तो था। अगर हम जो चीजें डिराइव हो रही हैं एनिमल्स में से और प्लांट्स में से, अगर हम उन कंपनीज के खिलाफ जो डिराइव कर रही हैं, हम उनके खिलाफ ही नहीं जाते, तो फिर तो ये कानून ही खत्म हो जाए। क्योंकि अक्सर तो आपने जाना या तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए या आपने इस चीज के लिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर प्रोडक्ट को किस तरह से डिफाइन किया। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे मैंने कहा कि मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर सेल ऑफ गुड्स अप्लाई करता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशनिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट की डेफिनेशन में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में रिफर किया गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोगों की क्लियरेंस के लिए, क्लैरिटी के लिए ये मैंने डेफिनेशन डाली। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, स्टॉक एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। मेरे जमीनों पे कपास उग रही है, अब वो कपास जब तक जुड़ी हुई है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लेकिन जो चीज सेल होने से पहले पहले कट सकती है और सेवरेबल है, टूट सकती है, निकल सकती है, तो वो क्या है, वो गुड्स है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के स्कोप के अंदर। सेक्शन 2D डिफाइन करता है कि डैमेज क्या है, डैमेज टू द प्रोडक्ट क्या है। डैमेज मीन्स ऑल डैमेज, यहां पे वर्ड डैमेजेस नहीं यूज किया गया। डैमेजेस और डैमेज का फर्क आपको पता होना चाहिए। डैमेज नुकसान है और डैमेजेस उस नुकसान की भरपाई है, तलाफी है इन मॉनेटरी टर्म्स, राइट। डैमेज मीन्स ऑल डैमेज कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस इंक्लूडिंग डैमेज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ। पंखा लिया, पंखे की कंस्ट्रक्शन के अंदर या डिजाइन के अंदर या कैपेसिटर के अंदर या वाइंडिंग के अंदर ही प्रॉब्लम थी, पंखा उड़ गया, तो प्रोडक्ट इटसेल्फ तो खराब हो गया। दूसरा क्या डैमेज है, इकोनॉमिक लॉस। ये पंखा मैंने लगाना था, ये एसी लगाना था मैंने अपनी दुकान पे, ताकि जो ग्राहक आए उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, एक ठंडा एटमॉस्फेयर मिले गर्मी के मौसम में, और वो आके सुकून से खरीदारी कर सके। मुझे तो इकोनॉमिक लॉस हुआ। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये जो इकोनॉमिक लॉस का कंसेप्ट है ये डेवलप नहीं हो सकता। अगर हम बर्तानिया में देखते हैं, और आप लोगों के लिए कि अगर आप लोगों ने थोड़ा सा इम्प्रोवाइजेशन लानी है अपनी प्रैक्टिस में, तो मैं आपको 3 फैक्टर्स बता देता हूं इकोनॉमिक लॉस। फर्स्ट वन, एक्चुअल लॉस, जो आपको एक्चुअल डैमेज हुआ। एक है रिलायंस लॉस, कि उस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाय करते हुए मैंने क्या क्या इकदाम ले लिए हैं, मेरा रिलायंस कितना हुआ है और उसकी वजह से मुझे क्या नुकसान हुआ है। अगर प्रोडक्ट को देखा जाए तो प्रोडक्ट में फॉर इंस्टेंस मैं गया हूं, जाके मैंने एक एसी खरीदा है, मैं घर आ गया, एसी की कंसिडरेशन है 1,33,000। अब मैं घर गया, घर से निकला, मैंने एक वैन करवाई जिसमें उस एसी को लोड करवाया, उस वैन वाले ने अलहदा पैसे लिए, एक कारीगर को बुलाया जिसने वो एसी अलहदा से इंस्टॉल किया। ये सारे भी तो ये मैंने रिलाय करके कि मेरा एसी ठीक है आएगा और मैंने चलाना, ये तो कॉस्टिंग है। और एक्सपेक्टेशन लॉस, कि मैं इस प्रोडक्ट से क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, कि कितनी मैंने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, क्या क्या मैंने कर देना है, मैं मियां मंशा बन जाना है, मैंने बिल गेट्स बन जाना है, ठीक है, कंप्यूटर लाके मैंने क्या क्या कर लेना, मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी रीजनेबल। क्या होनी चाहिए, इट मस्ट बी रीजनेबल। यू शुड नो दैट लॉ इज रीजनिंग, लॉ इज नथिंग बट रीजनिंग। सो रीजनेबल को आपने हमेशा से, जी क्या रीजन लिंक ही लॉजिक से, इलॉजिकल चीज आपको समझ आती। मैं वैसे क्रिमिनल की एग्जांपल दूंगा कि वाकया है मुजफ्फरगढ़ का, मुल्तान का, ठीक है, और गवाह जो है ना वो मालाकांड से आ रहे हैं, रीजनेबल नहीं है ना चीज।
तो रीजन का ताल्लुक ही लॉजिक से, और रीजन और लॉजिक से जब चीजें बियॉन्ड जाती हैं वो फिर फेथ बन जाती है। तो डैमेज का मैंने बता दिया कि इकोनॉमिक लॉस होना चाहिए या डैमेज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ होना चाहिए। डैमेज टू द प्रोडक्ट इटसेल्फ भी होगा तो वो डैमेज करार दिया जाएगा, इंक्लूडिंग है कि आपको इकोनॉमिक लॉस भी उससे हो जाए। और उसके मैंने 3 फैक्टर्स आपको बता दिए, एक फैक्टर एक्चुअल लॉस है, सेकंड फैक्टर रिलायंस लॉस है, थर्ड फैक्टर इज एक्सपेक्टेशन लॉस। एक्सक्लूजन फ्रॉम प्रोडक्ट्स हमने पढ़ तो लिया कि एनिमल्स नहीं है लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी है। मैंने आपको आते ही कहा कि केस लॉस या तो स्कोप वाइडर कर देते हैं या स्कोप जो है वो लिमिटेड कर देते हैं। तो हमने देखा केस लॉस के थ्रू कि कौन कौन सी चीजों को प्रोडक्ट से निकाल दिया। इमूवेबल प्रॉपर्टी, तमाम मामलात इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे, हालांकि स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इमूवेबल इन द प्रोडक्ट, राइट। अब कौन कौन से मामला जाएंगे, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि आपने कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज हायर की, उसने दीवार टेढ़ी कर दी, उसने लेंटर सही नहीं डाला, जैसे ही घर में एंटर हुए 2-3 ईंटें गिरी घर के बच्चे के ऊपर, ठीक है। साइटेशंस हैं जिसमें कहा गया कि कौन कौन से मामलात इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं जाएंगे। सोसाइटी ने आपको कहा कि जी हाँ आप पैसे दें, आप प्लॉट खरीदें, हम तो डेवलपमेंट की लाइनें लगा देंगे, हम ये कर देंगे, जिम्नेजियम खोल देंगे, ग्राउंड्स खोल देंगे, बच्चों के लिए पार्क्स खोल देंगे, ठीक है, दरिया टाउन में विंटरलैंड खोल देंगे। वो पूरी नहीं हो रही, वो ट्रेड पफ थे, मेयर ट्रेड पफ थे। आपने ले ली, प्लॉट्स ले लिए, अब आप कह रहे हैं ये तो बना ही नहीं रहे, आप कंज्यूमर कोर्ट चले गए। तो केस लॉ आया PLD 2021 लाहौर 713। उन्होंने कहा कि आप ये जो डेवलपमेंट फैसिलिटीज को इन्फोर्स करवाना है, इसके लिए आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं आ सकते। फिर हर सोसाइटी का आपको इल्म है कि उधर पोजेशन चार्जेस होते हैं। आप प्लॉट ले लेते हैं, प्लॉट की फाइल ले ली, उसके बाद जब बैलेटिंग हुई, बैलेटिंग के बाद पोजेशन की बारी आई, तो पोजेशन के आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। आपने पोजेशन चार्जेस नहीं दिए, जैसे DHA के अंदर आप पोजेशन चार्जेस नहीं देते, आपको पोजेशन नहीं मिलता। आप चले गए कंज्यूमर कोर्ट में, मैंने इतने पैसे दे दिए, सिर्फ पोजेशन चार्जेस की बिना पे ये मुझे पोजेशन नहीं दे रही है, मुझे अपनी जमीन से डिप्राइव कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा नहीं, आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाएंगे, आप जाएं सिविल कोर्ट जाएं, आपके पास इख्तियार है। PLD 2020 लाहौर 488। लास्ट वन, मैंने एक प्रॉपर्टी डीलर से मामलात तय किए और उसने कहा सर आप बेफिक्र रहें, 2 महीने बाद आप पैसे लेके आए और रजिस्ट्री ले जाए। वो रजिस्ट्री नहीं करवा के दे रहा। अब मैं क्या कंज्यूमर कोर्ट जाऊंगा? नहीं। कोर्ट ने कहा नहीं, ये मामलात नहीं है जो कंज्यूमर कोर्ट डील करे। अब जैसे हमने एनिमल्स की बात की, एनिमल्स में बर्ड्स तो नहीं आते, जाते हैं? एनिमल में बर्ड्स आते हैं या नहीं आते? आते हैं। जो बर्ड एनिमल इस्तेमाल किया गया है कानून के अंदर, वो जेनेरिक इन नेचर है, वो हर चीज को अपने अंदर जम कर रहा है। रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इजस्डम जेनेरिस, इजस्डम जेनेरिस के एक जॉनरे का, एक जेनेरिक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और अगला वर्ड भी उससे मिलता जुलता है, तो सेम जॉनरे में इस्तेमाल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं, बात हो रही है जमीन पे चलने वाली व्हीकल्स की, मोटरसाइकिल, कार्स, राइट, टैंक्स, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, रिक्शा, गाड़ी। अब उसके अंदर आप बहरी जहाज तो नहीं लेके आएंगे क्योंकि वो उस जॉनरे से ही निकल जाता है। एनिमल्स इधर जनरल इस्तेमाल हुआ है, एनिमल्स का मतलब बर्ड्स इंक्लूडेड, कि मैंने फलां कॉन्ट्रैक्टर को कहा, पोल्ट्री फार्म वाले को कहा मुझे A ग्रेड की मुर्गियां दे दें, चाहे देसी मुर्गी उठा दें, तो उसने देसी मुर्गी के बजाय मुझे बॉयलर उठा दे, तो मैं क्या करूंगा इस मुर्गी? उन्होंने कहा एनिमल्स तो है ही नहीं, आप जाएं सिविल कोर्ट में, आप सिविल कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा करें, डैमेजेस का दावा करें, आप कंज्यूमर कोर्ट नहीं आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट की डेफिनेशन में नहीं। अब आ जाते हैं लाइबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर कब कब लाइबल है? मैन्युफैक्चरर लाइबल बता दिया उन्होंने कि जब उसके प्रोडक्ट की डिफेक्टिवनेस से आपको नुकसान पहुंचे, डैमेज हो,
सो मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जाने के लिए 4 इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं? यू शुड बी अ कंज्यूमर, you should have purchased a product or obtained on lease a product. थर्ड, जिससे आपने खरीदा वो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में फॉल करता हो. चौथा, उस प्रोडक्ट से आपको डैमेज हुआ. जब ये 4 इंग्रेडिएंट्स पूरे हो जाएंगे आप मैन्युफैक्चरर के खिलाफ कहां चले जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट में. अब कब कब प्रोडक्ट डिफेक्टिव होता है? याद रखिएगा कि मैंने आपको वो जो इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, इस प्यार को आप कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर का नाम तो दे रहे हैं, लेकिन इन प्यार की प्रॉक्सिमिटी नहीं डिफाइन करेगी कि आपको डैमेज हुआ है या नहीं. आपको प्रोडक्ट की नेचर और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताएगी कि आपको डैमेज हुआ भी है या नहीं. आपने कॉटन बर्ड ले ली, ठीक है, एक साइड तो उसकी ठीक थी, दूसरी साइड सही नहीं थी. अब इससे आपको क्या डैमेज हुआ? दूसरी साइड इस्तेमाल कर लो ना भाई. तो प्रोडक्ट के साथ डैमेज जरूरी है और प्रोडक्ट का डिफेक्टिव होना जरूरी है. प्रोडक्ट डिफेक्टिव कब होगा? जब उसकी तामीर व तश्कील, कंस्ट्रक्शन और कंपोजिशन के अंदर डिफेक्टिवनेस आ जाए, जब उसके डिजाइन के अंदर डिफेक्टिवनेस आ जाए, डिजाइन कोई ऑल्टरनेट डिजाइन मार्केट में अवेलेबल हो जिससे वो डैमेज कंट्रोल हो सकता है. आपने मैन्युफैक्चरर ने वो वाला डिजाइन नहीं उठाया, अपना ही डिजाइन लॉन्च करवा दिया जिसकी वजह से लोगों को नुकसान उठाना पड़ा. तो डिफेक्टिव इन डिजाइन. उसने आपको इस्तेमाल करने का तरीका कार नहीं बताया. एक हैजर्डस सी चीज है, आप केमिकल्स लेने जाते हैं, आपको कह देते हैं कि यार मुंह पे मास्क चढ़ा लेना, हाथ पे आपने ग्लव्स चढ़ा लेने, कोई वार्निंग ही नहीं दी. तो इनएडिक्वेट वार्निंग की वजह से आपके हाथ जल जाते हैं. फिर जो उसने वार्निंग दी, आपने वो वार्निंग सारी इस्तेमाल की, आपने उसके साथ कंफॉर्मिटी भी की, लेकिन वो वार्निंग जो प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, प्रोडक्ट ही कंफर्म नहीं कर सकी उस वारंटी को. मैंने तो आपके कहे हुए ग्लव्स भी इस्तेमाल कर लिए, लेकिन वो प्रोडक्ट था ही इतना खतरनाक कि वो उसने ग्लव्स भी जलाए और मेरे हाथ भी जलाए. तो ये 4 इंस्टेंसेस हैं जिसकी बिना पर आप मैन्युफैक्चरर को के प्रोडक्ट को डिफेक्टिव कह सकते हैं. तामीर व तश्कील, कंस्ट्रक्शन एंड कंपोजिशन, उसका डिजाइन खराब है, उसने वार्निंग नहीं दी आपको, एंड फोर्थ वन, वार्निंग तो दी लेकिन उसकी प्रोडक्ट ही वार्निंग के साथ कंफर्म नहीं कर. तो ये वो चीजें हैं जिसकी बिना पर आप मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जा सकते. मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. अब मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि कल आप लोग जब जाएंगे ग्रोसरी स्टोर में या संडे को आप लोग कोई ग्रोसरी करने जाते हैं तो आपने सबसे पहले ये 3 ड्यूटीज 4 ड्यूटीज ही देखनी है. उन्होंने बताया नहीं बताया, मैं कल ही केस करूं, मेरा पहला केस मैं खुद ही बुक करूंगा. और वो कौन कौन सी है? ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर. आपने कंपोनेंट्स बताने. आपने देखे कभी आप एबट के कोई मेडिसिन लेने जाए, कोई सर्वेक्सी वगैरह लेने जाए, तो उन्होंने बताए होते हैं इंग्रेडिएंट्स, इसमें विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बताए होते हैं. आप कोई कॉर्नफ्लेक्स वगैरह लेने जाते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, इतना शुगर है, इतनी फैट है, ठीक है. तो यहां उन्होंने कहा है आपने डिस्क्लोज करने हैं, कंपोनेंट्स डिस्क्लोज करने, आपने पार्ट्स डिस्क्लोज करने. आप देखते हैं गाड़ी के साथ एक मैनुअल भी आता है, फ्रिज के साथ एक मैनुअल भी आता है, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी होती है. वो उसकी ड्यूटी है डिस्क्लोज करना, वो हम पे एहसान नहीं कर रहा. कंपोनेंट्स बताने हैं, पार्ट्स बताने हैं, इंग्रेडिएंट्स बताने हैं, क्वालिटी बतानी है और डेट ऑफ मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी ऑफ प्रोडक्ट बताना. याद है आपको कि जलाल सन्स के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक एक्शन लिया था और उनकी प्रोडक्ट्स को बैन कर दिया था. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक्सपायरी प्रोडक्ट नहीं थी, एक्सपायरी डेट नहीं थी. और तब से उन्होंने एक्सपायरी डेट ही इतनी रखी है कि बंदा सोचता है कि घर जाते जाते एक्सपायर ना हो जाए. 2 दिन की एक्सपायरी डेट रखी है. अब बताओ मैं 2 दिन में इतनी डबल रोटी कहां से खाऊं? अब आ जाए प्राइसेस टू बी एग्जिबिटेड. यूरो स्टोर में जाएंगे, सबसे बड़ा मसला आपके लिए यही है, प्राइसेस नहीं लिखी होती है. आपको काउंटर पे जाना पड़ता है, वो प्रोडक्ट उठा के ये लें जी, इसको दिखा दें कितने रुपए का. ओहो बहुत महंगा है. अमेरिकन गार्डन की मैंने नहीं पीनट बटर लेनी, मुझे हरमन्स की दे दो, बहुत महंगी है. कहां पता चले? आप लगाए ना शेल्फ्स के ऊपर ताकि मुझे अंदाजा हो. आपने डिस्प्ले ही नहीं की हुई है. मुझे वो जब तक टन की आवाज ना आए, वो कुछ लोगों को तो मजा भी बड़ा आता है उस आवाज का कि जाएंगे वो टिक की आवाज आएगी, जैसे बच्चे नहीं होते वो वॉक थ्रू गेट से बार बार गुजर रहे होते, वो टी 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 की आवाज बहुत मजे की लगती है. तो हमारे भी कुछ ऐसी शौक है. तो आपने ये जरूरत ही ना पेश है कि बच्चे खेलें आपके साथ, आप पहले ही प्राइसेस एग्जिबिट कर दें प्रोमिनेंट प्लेसेस के ऊपर. आप
ये तो बहुत कर देते, 299 में आपको 250-300 मिनट मिल जाएंगे, नीचे बिल्कुल बारीक करके लिखा होता है टैक्स लागू होगा। अब आ जाए रिसीट टू बी इशू, रिसीट्स आपने देनी है, चाहे वो कच्ची रसीद हो या चाहे वो पक्की रसीद हो, देनी है। रसीद के अंदर लिखना क्या है, डेट ऑफ सेल आपने लिखनी है, जो गुड्स आपने बेची है आपने वो लिखनी है, आपने क्वांटिटी लिखनी है कितनी थी, और प्राइस ऑफ गुड्स क्या थी, और अपना भी बताना है कुछ, ताकि कल हम आपके खिलाफ जा रहे हो तो हमें पता हो कि कौन बंदा बैठा हुआ था, कौन सी दुकान है, कौन सा किराना स्टोर है जिसके खिलाफ हमने जाना है। रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी सबसे बड़ा जो पाकिस्तान के अंदर धोखा होता है ना, इसमें ले जाए जी ये रिफंड हो जाएगा, ये रिटर्न हो जाएगा। वो रिफंड का तरीकाकार ही उन्होंने ऐसा बताया है कि मेरे अभी तक 350 रुपए 3,500 रुपए बुक करो पे फंसे हुए। वो कहते हैं आपको पैसे नहीं मिलेंगे, हमारी ऐप में पड़े रहेंगे, जब जाएंगे तब जाएंगे। अब वो 1.5 साल पहले जो 1,500 कराया था वो 3,500 कराया हुआ, मेरी तो एक सीट गई। तो ये रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी भी आपने एक्सप्लिसिटली बता दी। ये ड्यूटीज हैं, ये ड्यूटीज ब्रीच करेंगे तो आप मैन्युफैक्चरर के खिलाफ जा सकते हैं। अब आ जाएंगे हम सर्विस प्रोवाइडर। ये तो हो गया प्रोडक्ट डैमेज, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर, कंज्यूमर, सर्विस प्रोवाइडर भी तो है, हम लोग भी तो हैं। हमसे किसी ने सर्विसेज ली और वो खुश नहीं हुआ, वो खुश नहीं हुआ, तो हमने करना क्या है, तो उस साइल ने हमारे खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जाना, क्योंकि उसने आपसे या तो फैसिलिटी ली है, या आपसे एडवाइस ली है, या आपसे असिस्टेंस ली है फॉर कंसिडरेशन। यह नहीं है कि खानदान वाले जो आपको केस देते हैं पैसा एक नहीं देते, और आपके उठने से पहले वो मलकुल मौत की तरह आपके आगे बैठे होते हैं, आप अंडरटेकर की तरह उठते हैं, फिर पता चलता है वो आपका केयर नहीं भाई है, फिर आप लेट जाते हैं। घर आते हैं, घर आने से पहले आप पहुंचे होते हैं, नहाने जा रहे हैं तो वो वॉशरूम के अंदर बैठे हैं, हाँ भी मेरे केस का की बने, कंसिडरेशन देंगे, सर पे सवार वो ऐसे है। फुफियां तो आपकी करामुल कातबीन बन जाती हैं, पैसे एक नहीं दे रही। तो जहां पे पैसे दिए गए और उन पैसों के इवज आपने सर्विसेज ली हैं, तो फिर क्या होगा, आप सर्विस प्रोवाइडर बनते हैं और आप कंज्यूमर बनते हैं। कौन कौन सी सर्विसेज जो हैं वो इंक्लूड है, मेडिकल सर्विसेज, लीगल सर्विसेज। आ गए हम लोग, ये कौन सा कानून है जो हमें फंसा रहा है, ऐसे काम करो ही ना। अगर हम, आप लोगों ने बार वोकेशनल कोर्स पढ़ा, आप लोगों ने लॉ कॉलेज में गए और वहां पे एथिक्स पढ़े, कैनन ऑफ एथिक्स पढ़े, उसमें आप हमेशा याद रखिएगा, बीइंग अ सीनियर, मैं एडवाइस करूंगा कि हमेशा फेयर ओपिनियन दें, वकालत के अंदर फेयर ओपिनियन दें। कोई क्लाइंट आपका नहीं भागेगा अगर आप उसको बता देंगे कि तुम्हारा केस नहीं बनता, कोई क्लाइंट नहीं भागेगा। आप कानूनदान पे जाते हैं, वहां पे बहुत सीनियर वकील के इंटरव्यूज हैं, आप उनको सुने, वो कहते हैं हमारा आज तक कोई क्लाइंट नहीं भागा, और जब वो भागेगा, आपने उसे कह दिया आपका केस नहीं बनता, वो दूसरे वकील के पास चला जाएगा, दूसरे वकील ने केस कर दिया और तबाह कर दिया केस, वो वापस आएगा आपके पास कि आपने जो कहा था कि केस नहीं बनता बिल्कुल ठीक कहा था, और वो क्लाइंट आपका ऐसे पक्का होगा जैसे मुगले आजम की मूवी में अनारकली पक्की हुई थी, चुनवा दी गई थी, वो भी हटी नहीं। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि हमेशा फेयर रहना, ठीक है। तो जब फेयर रहेंगे तो गलत कुछ नहीं होगा, गलत कुछ नहीं होगा तो कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाएंगे। अच्छा, अपना ओवरलैपिंग कुछ चीजें हैं लीगल सर्विसेज के लिए। आपने देखा कि बार काउंसिल भी है हमारे खिलाफ, तो कंप्लेंट उधर भी जा सकती है। तो फर्क क्या आया, रेमेडीज का फर्क आया। बार काउंसिल में आपका लाइसेंस सस्पेंड होगा या कैंसिल होगा, डैमेजेस तो नहीं मिलेंगे, तो डैमेजेस कहां से मिलेंगे। तो बार काउंसिल एक्ट के अंदर तो कहीं एक्सक्लूसिविटी भी नहीं है कि आप वकीलों के खिलाफ आएंगे ही हमारे पास, ना कोई सेक्शन 9 वाला इंप्लाइड बार और एक्सप्रेस बार है। तो आप दोनों साइमल्टेनियसली भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज हैं जिनके खिलाफ आप साइमल्टेनियसली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो कौन सी हैं। एक और रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्पेशल लॉ प्रिवेल्स ओवर जनरल लॉ, राइट। जनरल लॉ चाहे बाद में आया हो, जैसे 2001 में एक कानून आता है और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 में आता है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल लॉ है।
अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल लॉ है, तो कौन सा प्रिवेल करेगा? इलेक्ट्रिसिटी लॉ 1910, क्योंकि वो अपने सब्जेक्ट के ऊपर स्पेशल लॉ है, चाहे वो पुराना है लेकिन वो प्रिवेल करेगा। अब हम देखते हैं हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन, मेडिकल ट्राइब्यूनल, पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल। उधर एक्सक्लूसिविटी दी हुई है कि आपने हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ जाना है तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ के पास ही जाना है, आपने किसी और फोरम पे नहीं जाना। तो मेडिकल सर्विसेज तो निकल गई, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो लेबोरेटरीज टेस्ट करती हैं और गलत रिपोर्टें बना के भेज देती हैं, तो उनके खिलाफ हम डैमेजेस नहीं क्लेम कर सकते। वो तो सर्विस प्रोवाइडर नहीं है ना, मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, वो तो चेक करके देती है ना। फिर बैंकिंग फैसिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रिकवरी ऑफ फाइनेंसेस ऑर्डिनेंस 2008, इट्स अ वेरी थिन लाइन, वेरी थिन लाइन। उधर 3 लोग हैं, फाइनेंस फैसिलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर, यहां कंज्यूमर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पे सर्विस प्रोवाइडर, उधर फाइनेंस फैसिलिटी, इधर सिर्फ फैसिलिटी। तो जब बैंकिंग का मामला आएगा, हर बैंकिंग का मामला नहीं, जहां पे आपने फाइनेंस फैसिलिटी अवेल की हुई है, आप कस्टमर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। आई डोंट थिंक सो कि अभी मेरे ख्याल से वो बैंकिंग का जो ओवरव्यू था वो लेक्चर हो गया आप लोगों का। ये चीज आपको वहां पे और बेहतर तरीके से समझ आएगी। जब ये 3 इंग्रेडिएंट्स पूरे होंगे तो आप कंज्यूमर कोर्ट में नहीं जाएंगे, आप कहां पे जाएंगे? अभी मैं आपको 1-2 केस लॉज वो भी दूंगा जहां पे आप बैंक के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकते हैं। देखो जरा सब्र करो, बहुत कुछ है। इलेक्ट्रिसिटी 1910 का कानून, मीटरिंग का मसला है, नेपरा का कानून, नेपरा एक्ट, उसने इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर को जो है वो एक प्रोविंशियल अथॉरिटी बना दिया। तो मीटरिंग का मसला है या बिलिंग का मसला है, आपको डैमेज हो रहा है, आप किधर जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट नहीं जाएंगे, आप कहां जाएंगे? इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर के पास, क्योंकि एक्सक्लूसिविटी है। फिर लास्ट है गैस ऑयल, ओग्रा, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। फिर 2016 में एक कानून आया, गैस प्रोटेक्शन फ्रॉम थेफ्ट कंट्रोल एंड रिकवरी एक्ट, उसमें बकायदा तौर पे लिखा हुआ है कि अगर आपका बिलिंग वगैरह से रिलेटेड मामला है तो आप गैस कोर्ट्स के अंदर जाएंगे, रादर देन कंज्यूमर कोर्ट में आप नहीं जाएंगे। तो एक्सक्लूसिविटी, तो ये सर्विसेज, ये आपको पता होना चाहिए कि जब आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे तो कहां आपकी बचत हो सकती है और कहां आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। व्हेन यू नो द राइट रेमेडी, आप उसे ही कॉन्फिडेंस के साथ अपने क्लाइंट को बताएंगे, और क्लाइंट का कॉन्फिडेंस देखिएगा और ट्रस्ट देखिएगा कि आपके ऊपर क्या होता है। लाइबिलिटी क्या है, ड्यूटी क्या है सर्विस प्रोवाइडर की? वही फॉल्टी और डिफेक्टिव सर्विसेज, जिससे मुझे डैमेज हुआ हो, जिससे मुझे डैमेज हुआ हो। मैंने घर में केबल की तार डलवाई या इलेक्ट्रिसिटी की तार डलवाई, ठीक है, कोई लोकल मैकेनिक पकड़ा, इलेक्ट्रिसिटी की तार डलवा दी, बच्चे को करंट लग गया, तार नंगी छोड़ गया था, तो मैं उस कारीगर के खिलाफ, उस मैकेनिक के खिलाफ या उस वर्कर के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में जा सकता हूं, क्योंकि मुझे डैमेज हुआ और आपकी नाअहली की वजह से डैमेज हुआ। आपको नहीं पता, बच्चों वाला घर है, आप तारे नंगी छोड़ के जा रहे हैं। स्टैंडर्ड ऑफ प्रोविजन क्या है? सर्विसेज को आपने मैयर कैसे करना है? जैसे कोई स्पेशल एक्ट है ना, जैसे हमारा बार काउंसिल एक्ट है जिसमें बता दिया गया कैनन्स ऑफ एथिक्स हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एक वकील के अंदर ये खूबियां होनी चाहिए, ये ड्यूटी टुवर्ड्स क्लाइंट है, ये ड्यूटी टुवर्ड्स कोर्ट्स है, तो वो ही मैयर होगा, वो ही स्टैंडर्ड होगा। लेकिन जब कोई कानून नहीं है, कोई स्पेशल कानून नहीं है इस हवाले से, तो फिर कौन सा होगा? फिर आपकी रीजनेबिलिटी के ऊपर आएगा, आपकी मंतक के ऊपर आएगा कि इस प्रिवेलिंग दौर में एक आम बंदा क्या एक्सपेक्ट करता है सर्विस प्रोवाइडर से। तो ये एक स्टैंडर्ड है। फिर ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर, ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर आपकी भी है। मैं आपकी सर्विसेज हायर कर रहा हूं, मुझे पता होना चाहिए आपकी कॉम्पिटेंसी क्या है, आपकी कैपेबिलिटीज क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है। और अगर आप सर्विसेज रेंडर करने में कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, उस प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ये मेरा राइट है बीइंग अ कंज्यूमर, ये मुझे पता होना चाहिए। एंड यू कैन आस्क इट फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडर। आप जाते हैं
इमिग्रेशन वालों के पास चले जाते हैं, आप एचआर कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं, पीछे लगी होती हैं बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं और उधर क्वालिफिकेशन लिखी होती हैं, मतलब कि उन्होंने कुछ भी किया होता है। ये वही वाला हाल होता है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाए ना और उसे अपना दुख दर्द समझा रहे हो, तो वो अगर मेल होगा तो वो कहेगा मैं सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया, मुझे सब कुछ हुआ। तो वही हाल बाकियों का भी होता है कि जब वो कोई आपको चीज बेचने लगता है उसने सब कुछ वो चीज की होती है, राइट। रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सक्लूजन, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, लेकिन जिसपे आज तक काम ही नहीं। आप पाकिस्तान लॉ साइट के ऊपर जाएंगे, आपको एक केस लॉ नहीं मिलेगा इन प्रोविजंस के ऊपर। अगर आपको डैमेज नहीं हुआ प्रोडक्ट से, जैसे मैंने कॉटन बड की एग्जांपल दी, डैमेज नहीं हुआ तो आपको डैमेजेस भी नहीं मिलेगी। आपको क्या मिलेगी? कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी, डैमेजेस नहीं मिलेंगी, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगी, ठीक है। और प्रोहिबिशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज मेरे ख्याल से। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हो और इवान मैकेड्रिक की बुक से पढ़ा हो, इसको मैं बड़े ही सिंपल एग्जांपल से भी समझाऊंगा। उसमें एक क्लॉज आती है एक्सक्लूजन क्लॉज, कि एक डोमिनेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और बंदा अपनी जो लाइबिलिटी है वो एक्सक्लूड कर देता है, खत्म कर देता है। जैसे आप अगर पार्किंग टिकट के ऊपर देखें तो कहते हैं गाड़ी चोरी होगी तो हमारा जिम्मा नहीं। अब आप उसकी नेचर ऑफ जॉब तो देखें, आपकी मैंने सर्विसेज हायर की है, मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूं और आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है कि जब गाड़ी वापस आएगी आप वो टिकट वापस लेके फाड़ेंगे और फिर गाड़ी को जाने देंगे। आपने बगैर टिकट फाड़े गाड़ी कैसे जाने दी? उसके पास तो थी ही नहीं टिकट। तो सिर्फ ये लिख देना कि मेरी लाइबिलिटी नहीं होगी, डॉक्टर का ये कह देना कि ऑपरेशन से पहले आप साइन कर रहे हैं कि जी कुछ हो गया ऑपरेशन के दौरान, भाई ऑपरेशन के दौरान अगर आप रीजनेबली चले तो क्यों होगा कुछ, और अगर होगा अल्लाह की मर्जी। लेकिन दरमियान में जब आप छुरी कांटे छोड़ देंगे, ठीक है, आप अपनी तरफ से रोमांटिक डिनर करने चले जाएंगे उसकी बॉडी के साथ, तो फिर तो आपका ही नुकसान, आपका ही गलती है, आपकी ही गलती है और आपके खिलाफ तो हर जाने का दावा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी फोरम पे हो। सो रीजनेबलनेस मैयर रहेगा। और ये लिख देना कि हमारी लाइबिलिटी नहीं होगी। और कभी कभार आप सर्टिफिकेट्स पे देख लेते हैं नॉट फॉर कोर्ट पर्पजेस। क्यों भाई? हम तो देंगे, आपके ओरिजिनल साइन है, हमारे पास प्रूफ ही है। आपको कोर्ट का कहें, आजकल हमारी सोसाइटी ऐसी है जहां पे अदालत का नाम सुन लेती है उसके तो हाथ पैर कांप जाते हैं। तो चलो ऐसे ही सही, प्रूफ तो मिला। अनफेयर प्रैक्टिसेस, आपने वैसे मुझे बताएं ब्रेक होती है बीच में या नहीं होती? नहीं होती। अनफेयर प्रैक्टिसेस कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए बीइंग मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर और सर्विस प्रोवाइडर? आपको अपने आप को मिसरिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए। आपको मिसरिप्रेजेंट करना नहीं चाहिए। वैसे भी मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है वो वॉइडेबल होता है, लेकिन डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस, आप बस ये बेल्ट ले लें और उसके बाद देखिए आपके बूढ़े जवान होके फिरेंगे। वो बेल्ट लगाई तो कमर का कड़ाका निकल गया। यही सिर्फ बेल्ट है जो आपके बूढ़ों को ठीक कर सकती है। उन्होंने बेल्ट लगाई तब के बेड रिडन है। ये जॉगर जो है ना, ये आपको आसमानों तक ले जाएंगे। वो महबूब जो अपने महबूबा के लिए कहता है आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, वो तो भाग भाग के जाएगा मैं लेके आता हूँ ये जॉगर, चलो इसी बहाने खुश हो जाए। वैसे तो उसने कुछ होना नहीं, वो छलांग मारता नीचे, मुंह के बल आके गिरता। तो इस तरह की आप चीजें करें ही ना जो कि आपने पूरी नहीं करनी। आप लोगों को बेट करें ही ना, आप दिखाएं ही ना कि मेरी सर्टेन क्वालिफिकेशन है, आपका ये काम कर ही मैं सकता हूं और कोई कर ही नहीं सकता। ये वो प्रैक्टिसेस हैं जिसकी बिना पे एक कंज्यूमर भागता चला आता है आपकी सर्विसेज लेने के लिए या आपका प्रोडक्ट खरीदने के लिए। और ये मेंटेलिटी है। अगर आप देखें ना इंस्टाग्राम पे, वैसे ही आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी हो गई है कि यहाँ पे बैठे हुए लोग भी अभी देख रहे हैं कि हमने सोचा था तो कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो इंस्टाग्राम पे आपको वही चीज नजर आ रही होती है जो आपने सोची होती है। कोई गाना आपने सोचा होता है तो वो यूट्यूब पे आने लग जाता है आपके। तो करें तो क्या करें, वो फिर इतनी तवातुर से आता है कि आपकी माइंड मेकिंग होने लग जाती है कि यार ये चीज हमने खरीदनी ही खरीदनी।
उसके बेनिफिट्स ही इतने बताए जाते हैं। गूगल दो चीजों की वजह से तो मशहूर है, एक बेनिफिट्स की वजह से और दूसरा ड्रॉबैक्स की वजह से। जब आप मेडिसिन के बारे में खोलेंगे या किसी सिम्टम के बारे में खोलेंगे तो WebMD वेबसाइट है, डॉक्टर है, कुछ इस तरह की वेबसाइट्स है, वो आपके लिए कॉफिन खोल के खड़ी होंगी, आ जाओ अंदर, ये तो है ही आपको ब्लड कैंसर। भाई पेट में दर्द हो रहा है, ब्लड कैंसर से क्या लेना देना। और इसी तरह अगर आप उसके फवाइद ढूंढने जाएंगे तो आपको वो पेट के दर्द में ही खुशखबरी सुना देगा। तो इस तरह की आपने मिस रिप्रेजेंटेशन करनी ही नहीं है जिस वजह से आपको भागे भागे जाना पड़े। अच्छा, अब ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस हैं, इससे दो कानून और भी हैं जो डील करते हैं। इसको कहा जाता है डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस। ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस के अंदर आप जाएंगे तो वहां पे भी आपको डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस मिलेंगी कि आप किसी और का लोगो नहीं इस्तेमाल करेंगे कि लोग डिसीव हों। कि ये जो हिलाल है या ये जो ब्रूफिन है, ब्रूफिन को अगर आप ब्रफिन करके बेचेंगे, पाकिस्तानी कौम है ना, कुछ भी कर लेती है, यू को ए बनाया और बेच दिया। और हम एक कंसेप्ट है मोरॉन है ना हरी, ये टेस्ट है कि हम फटाफट जाते हैं, हाँ यार हमारा मरीज बड़ा बीमार है, यही पकड़ा दो, तो जाके देते हैं, वो ब्रूफिन का ना जायका आता है ना उसका फायदा आता है। तो ये वाली प्रैक्टिसेस आपने नहीं करनी, तो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस लागू होता है। फिर एक और कानून है कंपटीशन एक्ट। क्या आप डिसेप्टिव मार्केटिंग प्रैक्टिसेस करके क्या आप लोगों को डिसीव कर रहे हैं और कार्टेल क्रिएट कर रहे हैं कि ये जो सारी इंडस्ट्री है ये मेरे काबू में आ जाए। जैसे नंबर 1 यूनिवर्सिटी, जिस पे एक यूनिवर्सिटी को फाइन हो चुका है कंपटीशन कमीशन से। कौन सी रैंकिंग, किसने रैंकिंग जारी की है, और उस वजह से आपके एडमिशंस कितने हुए, 50 लाख का फाइन हुआ। तो कंपटीशन कमीशन किससे है, वो एंटी कार्टेल कानून है। ट्रेडमार्क किससे है, वो ट्रेडमार्क की इंफ्रिंजमेंट से रिलेटेड है कि कोई आपकी गुड्स और सर्विसेज को पास बाय ना करके जाए, पासिंग ऑफ ना करे, राइट। वो ये लोगों को दिखाए ना कि ये मेरी ही प्रोडक्ट है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कंज्यूमर की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है कि कंज्यूमर आपकी इन डिसेप्शंस की वजह से आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर। एक और अनफेयर प्रैक्टिस है और वो है डेट एडवर्टीजमेंट। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी यूफोन की, जैज की, के ऊपर लिखा होता है कि 299 में आपको पता नहीं दुनिया जहां की सारी खुशियां दे देंगे, 40 GB इंटरनेट, छोटा सा करके लिखा होता है 20 GB रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 बजे तक, बिल्कुल छोटा सा करके लिखा होता है कि मतलब कि आपको वो जो है ना, एक मौलवी साहब है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, चांद देखते हैं वो, उनकी ऐनक की जरूरत पड़े वो देखने के लिए कि 0.20% टैक्स भी लागू होगा। तो आप तो अपनी तरफ से 300 का लोड करवाते हैं, आपको बाद में पता चलता है 350 का कराना था। तो ये बेट एडवर्टीजमेंट है कि आप लोगों को वो प्राइस ऑफर कर रहे हैं जिस पे आपने वो चीज बेचनी ही नहीं है, या वो मार्केट जो प्रिवेलिंग मार्केट है उसमें रीजनेबल ही नहीं समझी जा रही कि ये इस प्राइस पे चीज मिल भी सकती है। मेरा भी बचपन होगा, आप लोगों का भी बचपन होगा, एक टाइम पे वो 1 रुपए में 12 टॉफियां मिलती थी। अब मैं एक्सपेक्ट करूं कि वो 12 टॉफियां आज भी मुझे 1 रुपए की मिलेंगी, तो ये रीजनेबलनेस तो नहीं है। लेकिन कोई मुझे अगर ऑफर कर रहा है तो इट मीन्स दाल में कुछ काला है, दया पता लगाओ। अब हम आ जाते हैं आपके मेन क्रक्स पे, शायद जो मोबाइल यूज कर रहे हैं उनका ध्यान पड़ जाए इस तरफ। रेमेडीज क्या क्या है कंज्यूमर के पास? कंज्यूमर के पास एक रेमेडी है, अथॉरिटी के पास वो जाए। अथॉरिटी कौन है? DCO, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर। किस चीज के लिए जाए कि मैन्युफैक्चरर ने अपनी ड्यूटीज ब्रीच की है, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, जो ड्यूटी ऑफ डिस्क्लोजर थी उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने रिसीट नहीं इशू की या उसको आदत ही नहीं है रिसीट इशू करने की, और लास्ट वन उसने जो प्राइसेस हैं वो एग्जिबिट ही नहीं की बिजनेस पे। ये 3 चीजें हैं जिस पे आप अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, DCO के पास जा सकते हैं, और DCO उसको बुला के फाइन कर सकता है। कंपनसेशन नहीं मिलेगी इधर, आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, राइट। अथॉरिटी के पास आपको डैमेजेस नहीं मिलेंगे, आपको सिर्फ फाइन करवा सकते हैं उसको। अब जो बेसिक रेमेडी जिसकी वजह से हम लोग सारे यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं वो है क्लेम बिफोर कंज्यूमर कोर्ट।
क्लेम बिफोर कंज्यूमर कोर्ट आप किसके खिलाफ जा सकते हैं, बताइएगा अभी तक जो हमने पढ़ा है। हाँ जी, बैक साइड से किस किस के खिलाफ जा सकते हैं? नो आंसर। क्या सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ ही जाया जा सकते हैं कंज्यूमर में? हाँ, वो तो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में आ गया। हर उस शख्स के खिलाफ आप जा सकते हैं, यहां पे वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट इस्तेमाल हुई है, पर्सन कंट्रावीनिंग द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। हर वो शख्स जो इस कानून की वायलेशन कर रहा है, जैसे आपने अनफेयर प्रैक्टिसेस देखी, वो जरूरी तो नहीं कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर ही कर रहा हो, कोई ट्रेडर भी कर सकता है, ठीक है? तो आप उसके खिलाफ जा सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। ये नीचे साइटेशन लिख लें, 2015 YLR 2362, ये आप लोगों को अवेलेबल होगी, सर अपलोड करेंगे इसको। इसमें कहा गया है कि आप सिर्फ मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप हर शख्स के खिलाफ जा सकते हैं जो कंट्रावीन करेगा प्रोविजंस को। कंज्यूमर कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट पढ़ लेते हैं, ये सरसरी सा इसको नजर डाल देते हैं कि कंज्यूमर कोर्ट ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसी ने एस्टेब्लिश करनी है। डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज जो है वही इसको प्रिजाइड करेगा, राइट? जुरिस्डिक्शन कहां कहां है? जुरिस्डिक्शन आप क्या हर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं? लाहौर का वाकया आप बहावलपुर की कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे? नहीं। आपने सीपीसी के अंदर पढ़ा होगा सेक्शन 19 और सेक्शन 20, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन एंड जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर, ठीक है? ये वही चीजें, जुरिस्डिक्शन ओवर पर्सन और जुरिस्डिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। इसका बेसिक असूल है कि जब इस तरह का कोई मामला होगा तो 3 तरह की कॉज ऑफ एक्शन होती है। डिफेंडेंट जहां पे रह रहा हो, जहां पे काम कर रहा हो, या जहां पे वो टेम्परेरीली रिजाइड कर रहा हो या परमानेंटली रिजाइड कर रहा हो या कैरी ऑन बिजनेस कर रहा हो, ठीक है? और दूसरी कौन सी है? कॉज ऑफ एक्शन पार्टली या होलली अराइज हो। और अगर बहुत सारे डिफेंडेंट्स हैं तो किसी एक डिफेंडेंट की रिहाइश गाह वाली जगह पे या उसके कारोबार वाली जगह पे आप केस फाइल कर सकते हैं। दिस इज द टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, ये ना समझ आया तो मेरा आने का मकसद भी खत्म और आप लोगों को कंज्यूमर की प्रैक्टिस की भी नहीं समझ आएगी। ये इतना बारीक पॉइंट है कि जिसके ऊपर आज तक मेजॉरिटी ऑफ क्लेम्स जो है वो डिसमिस हुए कंज्यूमर कोर्ट। आपने तरीकाकार क्या है कि आपने कंज्यूमर कोर्ट में जाना कैसे? और मेरा वॉशिंग मशीन खराब होगी, मैं सीधा कंज्यूमर कोर्ट में चला जाऊंगा? नहीं। हाँ, वो उसी शॉपकीपर के पास जिसकी वो मीम बनी थी, शॉपकीपर सूजी है, आपने उसी के पास जाना है। लेकिन जाना किस तरीके से है? लीगल नोटिस लेके या रिटन नोटिस लेके कि शॉपकीपर आपने ये काम किए हैं, मैन्युफैक्चरर आपने ये किया है जिसकी वजह से मुझे ये नुकसान हुआ है। मैं आप लोगों को अपना एक ड्राफ्ट भी शेयर करूंगा जो कि सैगल मोटर्स के खिलाफ मैंने एक ड्राफ्ट तैयार किया था, लीगल नोटिस का नहीं, कंज्यूमर कोर्ट का, वो भी आप लोग देख लीजिएगा, सर के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो आपने पहले बताना है अपनी ग्रीवियंस का और उसे 15 दिन का टाइम देना है। 15 दिन का जब आप टाइम देंगे तो फिर उसके बाद आप एलिजिबल होंगे कंज्यूमर कोर्ट जाने के। और आपने जाना कितने दिन बाद है? लिमिटेशन एक्ट पड़ा है ना, हर चीज का एक तयन है, एक वक्त मुकर्रर है, तो 30 दिन का वक्त इधर भी मुकर्रर है। जिस दिन आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव या डिफॉल्टी है तो आपने एक रिटर्न नोटिस देना। रिटर्न नोटिस उसी 30 दिन के अंदर 15 दिन का रिटर्न नोटिस देना। जैसे मुझे आज पता चल रहा है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, मैंने कल परसों तरसों मैंने उसको एक रिटर्न नोटिस दे दिया, लेकिन 15 दिन का मार्जिन रखना। और जैसे ही उसका रिस्पॉन्स नहीं आता
या रिस्पॉन्स आता है और आपको एडिक्वेट नहीं लगता, तो आप चले जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट। रिटर्न नोटिस इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इन्वोकिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट। अब कानून में नहीं बताया गया कि रिटर्न नोटिस आपने देना कब है, ये बता दिया कि आपने 30 दिन के अंदर अंदर देना। अब यहां पे एक डिबेट अराइज होगी कि यार कॉज ऑफ एक्शन तो ये भी हो सकता है कि मैं उसको कुछ साल बाद रिटर्न नोटिस दूं, वो रिटर्न नोटिस का जवाब ना दे, तो मेरे पास नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया। ये बहुत सारे केस लॉज है, आगे जाके केस लॉ एक देखेंगे जिसमें उन्होंने कहा ये रिटर्न नोटिस तो एक कोडल फॉर्मेलिटी है। रिसेंट केस लॉ आया है सुप्रीम कोर्ट का, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जिधर उन्होंने ये डिबेट का खात्मा कर दिया, निप द इवल इन द बड। सिविल अपील 797 और 2017 डेटेड 23/5/2023। कितनी मेहनत करवाते हो आप लोग। 23/5/2023 में एक केस लॉ आया, उन्होंने कहा कि जिस दिन आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव या फॉल्टी सर्विसेज दी गई हैं, आपने उसी दिन से रिटर्न नोटिस देना है, वरना आप सेक्शन 28 जिसके अंदर रिटर्न नोटिस का कहा गया है, आप तो बहुत रिडंडेंट कर देंगे कि साल बाद आप रिटर्न नोटिस लिख रहे हैं, साल बाद आप उसका रिप्लाई नहीं आता, आपको कॉज ऑफ एक्शन मिल जाता है, आप फिर उसके 30 दिन के अंदर अंदर क्लेम फाइल करते हैं, ये तो एक अनएंडिंग लिमिटेशन पीरियड मिल जाएगा। ऐसा नहीं, जिस दिन आपके नॉलेज में आ गया उसी दिन आपने क्या करना है, रिटर्न नोटिस देना है 15 दिन का, और 30 दिन के अंदर अंदर आपने जाना है, एंड ऑफ खत्म। अब एक और आपको मजे की बात बताता हूं, आपको दुकानदार वारंटी नहीं देता, नहीं सर ये चाइना का माल है, इसकी कोई वारंटी नहीं है, यही देखे जाए, ठीक है। तो आपने कॉन्डोनेशन ऑफ डिले का एक कंसेप्ट सुना होगा कि डिले कंडोन हो जाता है, ऐसे ही है। तो जब डिले कंडोन हो जाता है तो उसकी हद कितनी है, कितना डिले कंडोन कर सकती है कंज्यूमर को। पहले वो करती है 60 डेज कंडोन, मैक्सिमम कब तक कर सकती है, 60 डेज बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ वारंटी, एक्सप्रेस वारंटी। वारंटी कार्ड मिलता है ना, मैंने मोबाइल लिया, मोबाइल का वारंटी कार्ड मिला, 2024 में जाके उसकी वारंटी एंड होनी है, और 2024 से कुछ घंटा पहले, जो वारंटी एंड होने से घंटा पहले मुझे पता चला कि यह मोबाइल खराब है, वो कहेंगे ये तो मोबाइल आपने कब से लिया, अब तो वारंटी भी एंड होगी, ये भी होगी। तो 60 डेज का कुशन पीरियड रखा है कि वारंटी एंड होगी, तो कंडोन कर सकते हैं जब आप सफिशिएंट कॉज देंगे कि मैंने क्यों केस फाइल नहीं किया। अगर एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी हुई तो फिर क्या करें, एक्सप्रेस वारंटी नहीं दी हुई तो फिर क्या करें, जाए तो जाए कहां। तो कानून ने उसका भी हल बताया, तो देखा जहां पे आपको पास एक्सप्रेस वारंटी नहीं है, हम आपको देंगे, मांगो क्या मांगते हो, 1 साल की वारंटी देते हैं। कि जहां एक्सप्रेस वारंटी नहीं है वहां ये अज्यूम किया जाएगा कि आपको 1 साल की वारंटी मिल चुकी है, और आपको जो कॉन्डोनेशन है वो उस 1 साल डेट ऑफ परचेज से 1 साल बाद के 60 डेज बियॉन्ड तक आपको कंडोन किया जा सकता है। तो इम्प्लाइडली अगर कोई आपको वारंटी नहीं भी देता तो कंज्यूमर कोर्ट का जो कानून है उसने आपको 1 साल की वारंटी दी, लेकिन वो जस्ट फॉर द पर्पसेस ऑफ कॉन्डोनेशन, नॉट फॉर द पर्पसेस कि आप उस वारंटी को अपने अलम बना के आप चले जाएंगे, मेरे पास तो इम्प्लाइड वारंटी है 1 साल की, अभी चेंज करके दो, ये नहीं होगा। ये सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट में कॉन्डोनेशन के पर्पसेस के लिए 1 साल की वारंटी, ठीक है, समझ आइए। नहीं समझ आई तो क्वेश्चन पूछ सकते। ये अब आप लोगों के लिए चेकलिस्ट तैयार होगी है कंज्यूमर कोर्ट में जाने के लिए क्या क्या चाहिए। जैसे रिश्ता लेने जाए, एक अंगूठी चाहिए होती है, एक फ्रूट की टोकरी 5 किलो का मिठाई का डब्बा, तो ये चेकलिस्ट तो तैयार कर जी जी हाँ जी। नहीं, जहां एक्सप्रेस वारंटी मिल गई है वहां वो इम्प्लाइड वारंटी का कंसेप्ट नहीं है। जहां एक्सप्रेस वारंटी मिल गई है, जहां पे वारंटी नहीं मिली तो कॉन्डोनेशन के पर्पसेस के लिए आपको 1 साल मिल जाए।
आप अगर एक शर्ट देखें ना, शर्ट देखें तो उसके साइड के ऊपर ना एक चिट सी लगी होती है, आपने इसको वॉशिंग मशीन में नहीं धोना, फलां केमिकल के अंदर नहीं डालना, फलां केमिकल। मैं वही आपको बात बता रहा हूँ कि कभी कभार उस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है जहां आप पेटियों के अंदर अंदर ऊपर रजाइयां नीचे कपड़े घुसा के चले गए, तो वहां पे आपने उसको वो रूम ही नहीं दिया जहां उससे कुछ आबो हवा लगे। तो कपड़े की एक अपनी रीजनेबिलिटी देखे ना कि आपने उसको बिल्कुल बंद करके रख दिया, उसको हवा नहीं लगी, जब हवा लगी तो वो बिखर गया। तो आपने इस चीज को भी देखना, अपने एंड की नेग्लिजेंस को पहले देखना, और एक रीजनेबल पीरियड है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। आप देखें ना, डैमेज तो तभी होगा, आपने प्रोडक्ट लिया, आपने पहनना नहीं है, रख देना, तो फिर आपको डैमेज क्या होगा। और 1.5 साल बाद जब वो फैशन ही आउटडेटेड हो गया, आप प्रूफ करेंगी कि मैंने निकाला ही अपने। आप लेके गए हैं, उन्होंने आपको कहा रिटर्न और रिफंड पॉलिसी उन्होंने बता दी कि 10 दिन के अंदर अंदर, सेल में तो वैसे ही नहीं होती रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, 10 दिन के अंदर अंदर जो करना कर लें और हम आपको रिटर्न कर देंगे। अदरवाइज आपको डैमेज होता है, आप वो पहन के जाते हैं कपड़ा, और कपड़ा पहन के किसी पार्टी में गए हैं और आपकी ये जो बाजू है वो फट गया है, और आपको एक जो है आप डिस्ग्रेस सा फील कर रहे हैं, ह्यूमिलिएशन हुई, तो ये ह्यूमिलिएशन एक डैमेज है, इसको हम पढ़ेंगे। और इसके लिए वर्ड जो इस्तेमाल किया गया, वो वर्ड इस्तेमाल किया गया कंपनसेशन। डैमेजेस इज अ डिफरेंट थिंग, कंपनसेशन इज अ डिफरेंट थिंग। डैमेजेस इज रिलेटिंग टू योर प्रोडक्ट एंड योर इकोनॉमिक लॉस, कंपनसेशन इज रिलेटिंग टू योर मेंटल एग्नी, ठीक है, डिस्ट्रेस, इससे रिलेटेड है, राइट। ये चेकलिस्ट आप लोगों ने देख ली, ये आप लोगों को प्रोवाइड भी हो जाएगी। दोबारा जरा बोलिएगा, ऊंचा बोलिएगा। उसके ऊपर आप जब उसे वापस लेने के लिए जाते हैं रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो हमें लगता है कि शायद गड़बड़ करती है, रिपोर्ट भी गुजर गया, गुजर गया, ये आपके डैमेज के लिए था कि मैं पहला खास उसे कम दे देता, तो वो कहता थी कि आप इसको रिव्यू करवा लें, मैं आपको करके दे देता, लेकिन वो जो इनपुट पे मैंने पहला था वो मैं नहीं जा सका उसको हम कैसे करेंगे। अगर आप कंज्यूमर कोर्ट जाएंगे ना, तो आप देखेंगे आधे से ज्यादा केसेस भरे ही इस चीज के होंगे, और ये सबसे ज्यादा मसले दुल्हनों को होते हैं। हम तो फिर कहीं एडजस्ट कर लेते हैं, उनका मसला भी जेन्युइन होता है, ठीक है, तो उनके जो ड्रेसेस हैं वो साइज के मुताबिक नहीं है। अब जो पहनना है मेन इवेंट पे और आखिरी दिन तो तैयार करके देते हैं, फिर वो किसी डिजाइनर से कपड़े लेके पहन लेते हैं, तो अब उनको तो डैमेज हुआ है, डैमेज हुआ है, इकोनॉमिक लॉस नहीं हुआ, उनको वैसे ही कंपनसेशन मिलनी चाहिए, उनका मेन इवेंट है, लाइफ का मेन इवेंट। तो ये केसेस तो होते हैं, ये रेगुलर है। ये उसने आपको डिफेक्टिव सर्विसेज दी, ठीक है, आपने उससे सूट सिलवाया है, उसने सूट टाइम पे नहीं सी के दिया, तो ये डिफेक्टिव सर्विसेज है। लेकिन याद रखिएगा कि आपने उसे बताया हो कि मुझे इस दिन चाहिए है, रसीद के ऊपर लिखा हो डेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। हम बस मुंह बोली जुबान बोल देते हैं यार ये रख लो, जल्दी जल्दी बना देना, वो फिर जल्दी जल्दी जैसा बना के देता है, ना आपके पास कोई प्रूफ होता है, ना आप उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। फिर इसमें जो माइनर मैटर्स है आप उसके लिए फिर जाते भी नहीं है। ये चेकलिस्ट देख ली है, क्या क्या चाहिए कंज्यूमर कोर्ट जाने के लिए, क्या क्या चाहिए। फोटोकॉपी ऑफ आईडी कार्ड ऑफ कंज्यूमर, कंप्लेंट चाहिए और कॉपी ऑफ द कंप्लेंट चाहिए जो कि आपने डिफेंडेंट को भिजवानी है, एफिडेविट चाहिए, उसके बाद लीगल नोटिस चाहिए, जो नोटिस का मैंने आपको कहा था लीगल नोटिस, उसकी रिसीव और उसका कोई जवाब अगर आया है, तो ये चीजें मैंडेटरी हैं, ये चीजें मैंडेटरी हैं। और प्रोडक्ट या सर्विसेज की रिसीट, ठीक है, ये 4 अनासिर हो तो बनता है मुसलमान। तो ये मुसलमान बनाने के लिए आपको कंप्लेंट की कॉपी, लीगल नोटिस की रिसीट और
रिस्पॉन्स और रिसीट ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये चाहिए है। फिर वो खुद देखेगा रजिस्ट्रार कि आप टाइम लिमिटेशन में फॉल कर रहे हैं, आप कंज्यूमर की डेफिनेशन में फॉल कर रहे हैं, आया ये मेंटेनेबल है या नहीं है। ईमेल कम्युनिकेशन कंसिडर, लेकिन उन्होंने रिटर्न नोटिस कहा है, उन्होंने रिटर्न नोटिस ऑन पेपर नहीं कहा। लेकिन बेहतर ये है कि कागजी प्रूफ होने चाहिए। वैसे अब कानून शहादत ऑर्डर वैसे इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, स्ट्रिक्टो सेंसो सीपीसी स्ट्रिक्टो सेंसो एप्लीकेबल नहीं है, बट एक्विटेबल प्रिंसिपल्स वहीं से ही ड्राइव किए जाते हैं। और अगर आप देखें तो मॉडर्न डिवाइसेस को कानून शहादत के अंदर रेलिवेंट करार दे दिया है, उसकी एडमिसिबिलिटी करार दे दी है। अब आपने टोयोटा को भेजना है, टोयोटा सिंध में आप या तो चलो यार रिटर्न नोटिस तो जा रहा है, मैं उनको ईमेल भी कर दूं, ईमेल जो है उनकी हायरार्की तक पहुंचे, ऊपर की हायरार्की तक पहुंचे। जब आप उनके सीईओ को भेजेंगे वो खुद ही आपके पास सेटलमेंट करने आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि बड़ी बड़ी कंपनीज कब घबराती हैं, जब उनके खिलाफ जो मामला है वो सीईओ के खिलाफ जाता है, और अगर जब आपने उनके सीईओ के खिलाफ या उनके हेड के खिलाफ कंटेम्प्ट मूव कर दी तो वो वैसे ही सेटलमेंट पे आ जाते हैं। ये एक गुर है जो मैंने सीखा अपनी प्रैक्टिस में। तो नीचे वालों की तो बात ही नहीं करनी, इससे मैंने खरीदा था। देखो मेंटेनेबल हो या ना हो, डरावा बहुत होता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये प्रोसीजर है। प्रोसीजर में आपने कंप्लेंट रिसीट की, रिसीट करने के बाद कंज्यूमर कोर्ट ने आगे वो फॉरवर्ड की डिफेंडेंट को 15 दिन का टाइम दिया कि आप रिटर्न स्टेटमेंट दें, लेकिन क्योंकि कानून के अंदर सीपीसी के अंदर 30 दिन का टाइम है तो 15 दिन एक्सटेंडेड भी उसको मिल गए। उसने रिटर्न स्टेटमेंट दी। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद या तो वो डिफेंडेंट क्लेम को एक्सेप्ट करेगा या वो डिनाई करेगा। एक्सेप्ट करेगा तो अवेलेबल एविडेंस के ऊपर फैसला हो जाएगा, डिनाई करेगा तो वो मेरिट के ऊपर केस चला जाएगा और एविडेंस लीड की जाएगी, जिसमें एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली जा सकती है और प्रोडक्ट की सैंपलिंग को लेबोरेटरी एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर भी भेजा जा सकता है। क्या क्या हो सकता है? एक्सपर्ट ओपिनियन कंज्यूमर कोर्ट मांग सकती है, या वो प्रोडक्ट की सैंपलिंग लेके लेबोरेटरी भेज देगी और लेबोरेटरी को कहेगी कि चेक करे आया जो इसने रिप्रेजेंट किया है वो चीजें इसमें हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, लेकिन एट द एक्सपेंस ऑफ कंज्यूमर। एक इंपॉर्टेंट चीज है प्री ट्रायल सेटलमेंट। प्री ट्रायल सेटलमेंट सेटल कर कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो एक एप्लीकेशन दे देती हैं कि हम सेटल करना चाहते हैं आपके साथ, आप उनके साथ सेटल कर लें, जो डिसाइड होगा वो कंसेंट डिक्री बन जाएगा। लेकिन एक पार्टी ने, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो डिफेंडेंट हो, उसने एक एप्लीकेशन दी प्री ट्रायल सेटलमेंट की और दूसरी पार्टी ने वो प्री ट्रायल सेटलमेंट नहीं मानी, उसे रिजेक्ट कर दी। और अगर कल केस उसके खिलाफ हो जाता है जिसने रिजेक्ट की है प्री ट्रायल सेटलमेंट, तो कोर्ट उसको फाइन भी कर सकती है। जैसे टोयोटा कंपनी है और मैं एक कंज्यूमर हूं, मैंने टोयोटा के खिलाफ केस फाइल किया कि आपने एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई लेकिन मेरी गाड़ी तो चोरी होगी। आपने जो मोबिलाइजेशन की दी है उसके बगैर तो गाड़ी खुल ही नहीं सकती, और एक बंदा आया उसने जाली की डाली, गाड़ी खोली, वो चला गया। तो एंटी थेफ्ट टेक्नोलॉजी क्या हुई फिर? मैंने केस फाइल कर दिया, टोयोटा कंपनी आई और उन्होंने कहा आओ बैठ के बात करते हैं। मैं कह रहा हूं कि नहीं, मैंने तो नई गाड़ी लेनी। बाद में पता चला कि मैं तो कंज्यूमर था ही नहीं, मैंने तो वो आगे उबर ड्राइवर को दी हुई थी या टैक्सी पे चलाई हुई थी, वो चला रहा था, मेरे खिलाफ तो क्लेम खराब हो गया, डिसमिस हो गया, तो कोर्ट मुझे फाइन भी कर सकती है। तो बेहतर ये है कि आप उस टाइम अपनी जजमेंट को इस्तेमाल करते हुए, अगर तो क्लेम रीजनेबल लग रहा है, सेटलमेंट रीजनेबल लग रही है, तो आप उसको मान लें और लिटिगेशन में मत जाए। और ये सारा का सारा प्रोसीजर 6 महीने के अंदर होगा। वैसे तो फैमिली कोर्ट का प्रोसीजर भी 6 महीने के अंदर होता है, लेकिन होता नहीं है, तो यहां पे भी वही हाल। ये प्रोविजन देख लें कि कल जब आप लोग ड्राफ्ट करेंगे कंज्यूमर की कंप्लेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीजें मैं मांग सकता हूं। इलामा इकबाल ने कहा था ना, बता तेरी रजा क्या है। खुदा बंदे से जब पूछे बता तेरी रजा क्या है, तो हमारी रजाएं उन्होंने कैलकुलेटेड कर दी हैं कि ये मांगा जा सकता है। टू रिमूव डिफेक्ट, डिफेक्ट हटा दें प्रोडक्ट में से, ठीक है। मेरे प्रोडक्ट को, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, उसको रिप्लेस कर दें न्यू प्रोडक्ट से, ठीक है। उसके बाद मेरी प्राइस, मुझे मेरा प्यार लौटा दो,
मेरी कंसिडरेशन वापस कर दो, जो कॉस्टिंग आई है उसके ऊपर जो मैं घर लेके गया हूं वो भी वापस करो, जो मुझे लॉस हुआ है। उसके बाद के कानून की प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन के लिए जो जो चीज जरूरी है कोर्ट वो भी ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट कह सकती है ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट है, इतना डिफेक्टिव, इतना खराब है, इसको मार्केट से उठा लो, नया प्रोडक्ट लेके आओ, ठीक है। कंपनसेशन दे सकती है आपको। कंपनसेशन क्या? मेंटल एग्नी है, डिस्ट्रेस है, आपको ज़हनी कोफ्त हुई है, आपको इकोनॉमिक लॉस हुआ है, बिजनेस लॉस हुआ है, उसके डैमेजेस मिल सकते हैं, इसकी कंपनसेशन मिल सकती है। फिर आपको एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जब भी मांगिएगा वकील की फीस जरूर मांगिएगा, ये देते हैं 15,000 तक तो मैंने भी मिलती देखी है। तो इधर बकायदा तौर पे उन्होंने लिखा है टू अवॉर्ड एक्चुअल कॉस्ट इंक्लूडिंग लॉयर्स फीस इनकर्ड ऑन द लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये भी आपने मांगना है। वो कॉन्फिस्केट कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट को, वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं आपकी प्रोडक्ट। डिस्ट्रॉय उसी तरह से करेंगे जैसे लम्प्स के अंदर, डिफेंस के अंदर शीशे को उन्होंने बुलडोज कर दिया था, वैसे ही डिस्ट्रॉय भी कर सकते। नारकोटिक्स के अंदर जब जला दिया जाता है सब कुछ, तो उसी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं या तहवील में अपने वो प्रोडक्ट ले लेंगे। अच्छा, अगर मेरा क्लेम फ्रॉड्यूलेंट है, वेक्सेशियस है, फॉल्स है, मैं मनगढ़ंत कॉक एंड बुल स्टोरी बना के आ गया, तो तब मुझे भी फाइन हो सकता है, और वो फाइन 10,000 रुपए तक हो सकता है। कब तक हो सकता है? 10,000 रुपए तक हो सकता है, और उस 10,000 में से डिफेंडेंट को भी कुछ कंपनसेशन दी जाएगी। तो मैंने आपको कहा था कि फलक्रम है ना, थ्रेड है, एक थ्रेड पे कंज्यूमर की प्रोटेक्शन है और दूसरे थ्रेड पे बिजनेस की प्रोटेक्शन भी है। आप बिजनेस को हैम्पर नहीं कर सकते। पेनल्टीज अपार्ट फ्रॉम जो मैंने अभी ऑर्डर्स बताए कि डैमेजेस मिलेंगे, कंपनसेशन मिलेगी, लॉयर्स फीस मिलेगी, प्रोडक्ट को चेंज कर दिया जाएगा, रिप्लेस कर दिया जाएगा, उसके अलावा पेनल्टी भी कर सकते हैं। पेनल्टी कब तक की कब तक कर सकते हैं? अप टू 2 years या 1 लाख रुपए जुर्माना, 1 लाख तक जुर्माना, या दोनों। और अगर कंटेम्प्ट करते हैं, आप कंप्लाई नहीं करते ऑर्डर की, तो 1 महीने तक से लेकर जो पनिशमेंट है वो 3 महीने तक जा सकती है, और 5,000 से लेकर 25,000 तक जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 पेनल्टीज हैं। अब आलिजा हमने अपील लेके जानी है, हम नहीं खुश, मैं नहीं खेलता, कंज्यूमर कोर्ट ने सही फैसला नहीं किया, तो मैंने कहां जाना है? यहां से पढ़ के नहीं बताना, अपनी मंतक इस्तेमाल करनी है कि जब जज ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो ऑब्वियसली अपील उसकी सेम जज के पास तो जाएगी नहीं, तो कहां जाएगी? हाई कोर्ट में विद इन 30 days, विद इन 30 days ऑफ दैट इम्प्यून ऑर्डर। जब आप उसको इम्प्यून करेंगे, दैट ऑर्डर आपने 30 days के अंदर हाई कोर्ट में अपील लेके जाने। और ये लास्ट स्लाइड है, ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है, और ये केस लॉज है डिफरेंट। 2013 CLD 267 267 प्री रिक्विजिट, आप कंज्यूमर कब बनते हैं, क्वालिफिकेशन क्या है कंज्यूमर की, और कंज्यूमर कोड को जो मैंने आपको 4 चीजें बताई थी कि कंज्यूमर होना चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, डैमेज होना चाहिए, मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, तो इधर ये एक्सप्लेन किया गया है। PID 2022 लाहौर 524 के कंज्यूमर, ये वही वाला हमीदा बीबी केस है जिसमें मैंने आपको बताया कि माँ को भी उन्होंने कहा कि वो कंज्यूमर है, तो लाइबिलिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे आई। PLD 2014 लाहौर 196, इधर बताया गया कि आपको अगर डैमेज नहीं हुआ तो आपको डैमेजेस भी नहीं मिलेंगे, जो मैंने आपको एक प्रोविजन पढ़ाई थी बीच में। फिर 2013 CLD 228 प्रिकॉशंस है कंज्यूमर के लिए। बीइंग अ कंज्यूमर आप ये नहीं कर सकते, जैसे आप घर लेके जाते हैं ना कोई चीज, कोई टी शर्ट ले गए, अम्मी ने कहा यार ये कौन से खट्टे रंग की टी शर्ट ले आओ, चलो वापस करके आओ, तो वापस नहीं कर रहे। चेंज ऑफ माइंड अप्लाई नहीं होता। इल एडवाइज चॉइस ऑफ प्रोडक्ट आपने नहीं करनी बीइंग कंज्यूमर, उस पर आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। कोई डिफेक्ट बताना है आपने उसमें, तो फिर आपको रिलीफ मिलेगा। ये नहीं कहेंगे कि मुझे पसंद नहीं आया। फिर PLD 2016 लाहौर 425, इसमें 1 year वारंटी की बात की है, जो मैंने आपको इम्प्लाइड वारंटी की बात बताई थी। बात 2016 CLC 1145 कंज्यूमर और कमर्शियल पर्पस, कि कमर्शियल पर्पस अंडरटेकिंग में से प्रॉफिट होना चाहिए आपको,
प्रॉफिट फॉर लाइवलीहुड नहीं होना चाहिए, अंडरटेकिंग से प्रॉफिट होना चाहिए, तो फिर आप कमर्शियल पर्पज में फॉल करते हैं और कंज्यूमर में फॉल नहीं करते डेफिनेशन में। 2013 CLD 1133, ये जब कोई आपसे पूछे ना तो यार ये तो बैंक का मामला है, हमें तो FIO में जाना चाहिए, बैंकिंग कोड में जाना चाहिए। भाई जब आपने फाइनेंस फैसिलिटी ही नहीं ली, आपने फाइनेंस फैसिलिटी ही नहीं ली, आपने कुछ लोन ही नहीं लिया, क्रेडिट कार्ड ही नहीं लिया, तो कहां की बैंकिंग कोड? उसके तो प्रीरिक्विजिट्स पूरे ही नहीं हुए, कस्टमर आप रहे नहीं, फाइनेंस फैसिलिटी आपने ली नहीं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो होगा। तो अगर बैंक ने या बैंकर ने आपके साथ फ्रॉड कमिट किया है, जैसे आप बिल जमा कराने जाते हैं, बिल जमा कराने गए तो उधर जो चीफ टेलर बैठा होता है उसने पैसे अपनी जेब में रख लिए, बिल तो जमा ही नहीं किया, और बहुत एम्बेजलमेंट्स ऐसे ही होती हैं, सर्विसेज सही प्रोवाइड नहीं की। मैं तो बिल जमा करवाने गया था, मैं तो ये कैश अकाउंट में जमा करवाने गया था, उसने अलहदा अपने पैसों में रख लिया और मुझे अभी तक SMS ही नहीं आया कि ये इतने डिपॉजिट हो चुके हैं आपके अकाउंट में। तो ये फ्रॉड कमिट किया, आपने गलत सर्विसेज दी हैं, इसमें फाइनेंस इन्वॉल्व नहीं है, फाइनेंस फैसिलिटी, तो आप बैंकिंग कोड के बजाय कंज्यूमर कोड जाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट, जहां आप वो लाइन आपके सामने क्लियर हो जाती है कि कब आपने बैंकिंग कोड जाना है और कब आपने कंज्यूमर कोड जाना है। उसके बाद PID 2015 लाहौर 140, इसमें बता दिया कि फाइनेंस फैसिलिटी इन्वॉल्व थी, लीजिंग कंपनी थी, गाड़ी लीज हुई थी, तो आप कंज्यूमर कोड में नहीं जाएंगे, आप बैंकिंग कोड में जाएंगे। लाइकवाइज 2016 CLD 1546, इसके अंदर भी यही हुआ। PID 2012 लाहौर 264, इसके अंदर बताया गया कि मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी, वो जो मैंने आपको कहा था कि 4 चीजें हैं तो डिफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट होगी, तो इसके अंदर उस चीज को एक्सप्लेन किया गया कि कब मैन्युफैक्चरर लाइबल है और कब वो लाइबल नहीं। 2015 CLC 1538 के मैन्युफैक्चरर की लाइबिलिटी का स्कोप कितना है, वाइडर है या कम है, कौन कौन सी लाइबिलिटी उसके ऊपर इंपोज की जा सकती है। तो ये केस लॉज हैं जो कंज्यूमर लॉ के ऊपर अवेलेबल हैं, और ये वो सीधा सीधा केस लॉज हैं जो कि आपको प्रैक्टिस में और आपको कल अपना क्लेम बनाने में और आपको कंज्यूमर कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इन्वोक करने में हेल्पफुल साबित होंगे। कि कल आप जाएंगे कंज्यूमर कोर्ट तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे कि हाँ मैं प्रॉपर रिसर्च करके आया हूं, बनती जुरिस्डिक्शन कंज्यूमर कोर्ट की ही है। और जब आप क्लाइंट को एडवाइस कर रहे होंगे कि कंज्यूमर कोर्ट नहीं बनता, आपने बैंकिंग कोर्ट जाना है, आपने इंश्योरेंस ट्राइब्यूनल जाना है, आपने कहां जाना है, इलेक्ट्रिसिटी इंस्पेक्टर के पास जाना है, तो वो कहेगा अच्छा ये बात अलहदा ही कर रहा है वकीलों से। क्यों? क्योंकि उसने रिसर्च की, उसे पता है कि कब मैंने अपने सारिफ का तहफ्फुज कहां से मैंने प्रोटेक्ट करवाना है। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इफ एनी क्वेश्चन और क्यूरी। जी, जैसे मैं कोई भी प्रोडक्ट खरीदता हूँ, जैसे ट्रैक्टर है, वो जो उसमें से वो धुआं निकलता है, हम लोग को वो बिल्कुल सामने होगा, ड्राइवर बैठा हो उसके सामने, इसके साथ से ऊपर से देखा। अगर उसके डिजाइन में ऐसी चीज है वो सारा धुआं जो मैं क्लियर करूँगा, अभी मैंने उसको खरीदा नहीं और मेरे पास और ऑप्शन भी कोई नहीं है, मैंने अपनी जिम्मेदारी के लिए उसको खरीदा भी, तो क्या मैं उसको खरीद के पहले बीमार होऊंगा तब कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा या बाद में? सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरर के पास डिफेंस है वो याद रखना कि क्या अब तक की अवेलेबल साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक कोई ऑल्टरनेट डिजाइन अवेलेबल है कि अगर वो जो ऊपर पाइप लगा हुआ है उसको घुमा के साइड से ले जाए, तो क्या कोई इस तरह का कोई आपने देखा होगा कि लोग वो करवा लेते हैं ट्रेडमार्क में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर रजिस्टर करा लेते हैं, ठीक है, तो कोई इस तरह की चीज रजिस्टर हुई है साइंटिफिक रिसर्च में, कोई और ऑल्टरनेट आया है जिससे डैमेज कंट्रोल हो सकता है, और क्या वो नॉलेज में था मैन्युफैक्चरर के? ठीक है, अगर था और अवेलेबल भी है और डैमेज कंट्रोल भी हो सकता है, देन आप जाएंगे। अगर नहीं है अभी तक, आपके भी इल्म में नहीं है लेकिन मुझे नुकसान हो गया, या तो आप कोई इस तरह का रजिस्टर करवा लेते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर कि हाँ इस तरह की चीज है, पेटेंट मैं करवा रहा हूं इसको, और यूरोपियन ममालिक में, बाकी अमेरिकन कंट्रीज के अंदर ये चीज लागू हो रही है, तो आप दिखाएं, और अगर वो मैन्युफैक्चरर के नॉलेज के अंदर एस्टेब्लिश हो जा सके, क्योंकि ये डिफेंस मैं नहीं दे रहा, ये कानून डिफेंस दे रहा है मैन्युफैक्चरर।
लेकिन बाइक का अक्सर आपने देखा मड गाड़ी यूज नहीं करते, मैं यूजर हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके पीछे जो बंदा खड़ा है उसकी डिजाइन की वजह से उसके पत्ते खराब होते हैं, तो यूजर को नुकसान नहीं है लेकिन आसपास के लोगों का उसको नुकसान है, तो फिर हम क्या करें? देखें, आपके पास अवेलेबल चीजें हैं, मड गार्ड अच्छा लगाने का लगवा सकते हैं, ये भी वो डिफेंस है जो मैन्युफैक्चरर ले सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह की चीज अवेलेबल नहीं है तो आपको कब नुकसान होगा? जब जिसके कपड़े आपने खराब किए वो आपको सू करता है, अब आपको डैमेज हो गया तो फिर आप जाएंगे उसी प्रोडक्ट के ब्याह पे, और डैमेज कहां से एस्टेब्लिश करेंगे? लेकिन याद रखिएगा प्रोडक्ट का डिफेक्टिव होना जरूरी है। आप कहेंगे कि देखें बाकी मोटरसाइकिल्स के अंदर ये जो मड गार्ड दिया हुआ है ये नीचे तक दिया हुआ है, इन्होंने ऊपर दिया जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा दूसरे बंदे को, उसने मुझे सू किया और सू करने की वजह से मुझे कंपनसेशन देनी पड़ी उसे, लिहाजा अब मुझे डैमेज हो चुका है तो आप मुझे कंपनसेशन दें। यस, कॉज ऑफ एक्शन अराइज होगी। देखें, जब आप उससे रिसीव करेंगे, एक तो आपने उससे कह दिया कि आपने मुझे टाइम पे नहीं दी, ये आपने एक डिफेक्टिव सर्विसेज दे दी, मैंने फलां फंक्शन पे पहनना था, ये एक अलग ही डिफेक्टिव सर्विसेज है, लेकिन वो आपको सर्विसेज दे देता है, आपको कपड़े भी दे देता है और आप रिसीट पे लिखवा लेते हैं कि आज के दिन रिसीव कर रहा हूं मैं कपड़े, ठीक है। और जब आप पहनते हैं और वो कपड़े फट जाते हैं, क्यों? या उसने कपड़े श्रिंक नहीं किया और बाद में आप घर जाके धोते हैं तो वो आपका जो कुर्ता था वो आपकी टी शर्ट बनी हुई है, तो आप किसकी गलती है? नेग्लिजेंस किसकी है? आपने कहा था टेलर को कि इसको श्रिंक करना है फिर सीना है, तो जिस दिन आपके वो चीज नॉलेज में आएगी कॉज ऑफ एक्शन वहां से शुरू हो जाएगा। यस सर। वो आप बीइंग डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं है, आप बीइंग डायरेक्ट कंज्यूमर नहीं, जो थर्ड पार्टी है वो, हाँ वो देख है ना वो कंज्यूमर है, ना वो खुद यूज कर रहा है वो केबल्स, ना उससे बेनिफिट उठा रहा है, ठीक है, ना उसने वो खरीदी, तो वो तो कंज्यूमर कोर्ट में आ ही नहीं सकता। उसने अगर कोई डैमेजेस लेने भी हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर बहुत कम स्कोप है डैमेजेस का, तो वो अगर जाना चाहता है तो सिविल कोर्ट चला जाए, लेकिन बहुत नॉमिनल, मेरे ख्याल से शायद डैमेजेस मिले भी ना। रीजन क्या है कि ये उसके अपने मेंटल वीकनेस है कि वो उसने दूसरे को देखा, ठीक है ना। आपको डायरेक्ट डैमेज होना चाहिए, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए डैमेजेस क्लेम करने के लिए। द वर्ड यूज्ड इज प्रॉक्सिमिटी, देयर मस्ट बी अ रिलेशन बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड दैट कॉज ऑफ एक्शन एंड द क्लेमेंट, राइट। आपकी प्रॉक्सिमिटी क्या है? आप दूर से देख रहे हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस मुकाबले हो रहे होते हैं, आप घर में बैठे हैं, आपको समझ में आया कि यार गोलियां चल रही हैं, आप उस गोलियों की आवाज से ही आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया, तो अब आप इसके ऊपर डैमेजेस लेने जाएंगे।